मेटल जो होगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फॉर्म करेगा कैटायन। जो नॉन मेटल होगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फॉर्म करेगा एनायन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का आपका जो चैप्टर होने वाला है दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैम हमें पता है मेटल्स क्या होते हैं, हमें पता है नॉन मेटल्स क्या होते हैं, यही एक्सपेक्टेड था। 10th में आ गए हो, बेसिक सा तो आइडिया है ना कि मेटल्स किसको बोलते हैं, नॉन मेटल्स किसको बोलते हैं। मेटलॉइड्स खैर इस टॉपिक में नहीं है, बट मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं 10th में हो, पीरियोडिक टेबल से अवेयर हो, है ना। मतलब ये मेटल्स नॉन मेटल्स का आइडिया है ना। मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, ये सब कुछ ही पढ़ रखा है हमने। ऐसा तो नहीं है कि नए वर्ड्स है, स्टिल हमें इस चैप्टर में सब पढ़ना है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है 8th को 9th को, बिल्कुल ही सीरियसली नहीं है कि अरे 10th में ला लेंगे अच्छा परसेंटेज पढ़ के, है ना। ऐसी जिनकी थिंकिंग है भाई उनके लिए भी बहुत यूजफुल है, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो क्या ही है ना। सो बेटा हम लोग कैसे पढ़ेंगे, पहले चैप्टर की सीक्वेंस बता देती हूँ, ठीक है। पहले मेटल्स पढ़ेंगे, मेटल्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर आते हैं नॉन मेटल्स की बारी, फिर हम लोग उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, है ना, प्यूरिफाई कैसे करेंगे मेटल्स को, नॉन जो भी है, ओर्स क्या है, गैंग क्या है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे हम लोग, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो गेट रेडी, ऑल द बेस्ट। अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सारा चैप्टर समझो एंड बहुत इजी चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी इजी। समझ लो, जहां पे ट्रिक्स विक्स की जरूरत है वहां पे तो भाई अपना ट्रिक्स जंक्शन ऑलवेज रेडी फॉर यू, है ना। सो बिना देरी किए अपनी ट्रेन को स्टार्ट करते हैं। यस सबसे पहले क्या पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैंने बताया पहले क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मेटल्स की। मेटालिक लस्टर, लस्टर मतलब क्या, लस्टर मतलब बेटा चमक, है ना। लस्टर मतलब चमक, जैसे उसे देख के आंखों में चमक आ जाती है ना, वही है लस्टर भाई, वही है लस्टर। लस्टर मतलब क्या, शाइन, चमक। सरफेस जो मेटल का होता है कैसा होता है, चमकीला होता है, लस्टरस होता है। सो मेटल्स इन द प्योर स्टेट, अगर मेटल कंडीशन है मेटल प्योर स्टेट में है तो उनमें एक शाइनी सरफेस होगा। उनका जो सरफेस है बेटा, देखो ये गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, जो भी सरफेसेस होंगे मेटल के, जो सरफेस है वो कैसे है, शाइनी है ना। दिस इज नोन एज मेटालिक लस्टर। इसे हम क्या बोलेंगे, मेटालिक लस्टर। After cleaning metals like iron, copper, aluminium and magnesium with sandpaper, जब हम उनको अच्छे से क्लीन करेंगे, they shine, चमक आती है उनमें, क्यों, ड्यू टू देयर लस्टरस नेचर। क्यों चमक आएगी, ड्यू टू देयर लस्टरस नेचर। यस, मतलब लस्टर क्या है, क्लियर है, लस्टर क्या है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हार्डनेस। तो बेटा मेटल्स जो होते हैं वो जनरली दे आर हार्ड। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कहीं कहीं पे आपको एक्सेप्शंस देखने मिल जाएंगे। एक्सेप्शंस का मतलब पता है, बता एक्सेप्शंस मतलब कि सब लोग एक ही प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। तुम्हारा एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है और में सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सारे अच्छे, बट कुछ होते हैं ना मस्ती को, मतलब वो एक्सेप्शन है ना। अगर टीचर बोलेंगे कि पूरा 10th स्टैंडर्ड ना बहुत साइलेंट है बेचारे, बहुत पढ़ाकू बच्चे, बट वो जो है ना, वो जो है उसके तो खैर बात ही नहीं करो। तो वो जो नमूने होते हैं क्लास के कि सब लोग एक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, बट कोई और है जो अलग प्रॉपर्टी, वो सेम प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसे हम एक्सेप्शंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक्सेप्शंस, जिनको नहीं पता था उनके लिए। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स कैसे होंगे, हार्ड होंगे, बट द हार्डनेस लेवल वेरीज, ठीक है। सब मेटल्स हार्ड होंगे, बट कितने हार्ड होंगे वो डिपेंड करेगा, मेटल पे डिपेंड करेगा कि मेटल्स कितने हार्ड होंगे। वाइल मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर आर हार्ड, यहां पे आ जाता है एक्सेप्शन। सोडियम इज सॉफ्टर एंड बी कट विथ अ नाइफ। सोडियम बेटा जो है, जो सोडियम मेटल है दैट इज वेरी सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट कि हम उसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं। सो एक्सेप्शन क्या आ गया यहाँ पे, सोडियम। सारे मेटल्स हार्ड है, खैर हार्डनेस के लेवल वेरी करेगी, बट जो सोडियम है
जो हमारा Na है सोडियम है, Na जिनको पीरियोडिक टेबल नहीं आता। और एक बात, जिनको पीरियोडिक टेबल नहीं आता है भाई, तुम्हारे अभी 10 तक तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो डाल दी है सही में जिनको नहीं आता है डू वॉच इट आउट, बहुत ही बैंग ऑन वीडियो है, बहुत मजा आ जाएगा और याद तो हो ही जाएगा। ठीक है, सोडियम जो है वो क्या है, सॉफ्टर है, इतना सॉफ्ट की नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ये क्या कर दिया है मैम, ये क्या किया है बेटा, ये वायर्स है। ठीक है, ये वायर्स है गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड वायर है, बहुत गोल्ड गोल्ड भाई बहुत। ठीक है, डक्टिलिटी सुना है कभी? व्हाट इज डक्टिलिटी? प्रॉपर्टी बेटा, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिनसे मेटल को हम मार पीट के कूट के उनके वायर्स बना सकते हैं, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। मतलब जो मेटल्स होंगे उनको मारेंगे हथौड़े से, उनको तुम लोग जब मस्ती करते हो तो मार पीट खाते सीधे हो जाते हो ना, तो वैसे ही जो मेटल्स होते हैं उनको मारेंगे, कुटेंगे, पीटेंगे और फिर उनको वायर बनाएंगे, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनसे वायर्स बन सकते हैं। डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब वो टूटेंगे नहीं, जब हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो वो टूटेंगे नहीं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। एग्जाम्पल, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल एंड it can be drawn into 2 kilometer long wire from just 1 gram of gold। मतलब 1 ग्राम से हम लोग इतना लंबा वायर बना सकते हैं, मतलब सोचो कि कितना थिन बन सकता है विदाउट इट गेटिंग ब्रेक डाउन। ठीक है, कॉमन डक्टाइल मेटल्स कौन से है? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन आर मेटल्स कॉमनली सीन इन वायर्स इन डेली लाइफ। ये सब दिखते हैं ना कॉपर वायर्स। कॉपर वायर्स का क्या यूज है ये मुझे एक बताना। डेली लाइफ में दिखते नहीं है, बट डेली लाइफ में आपके आजू बाजू प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, क्लियर है व्हाट इज डक्टिलिटी? ओके, एक आता है मेलिएबिलिटी। हमने क्या बोला? मार पीट के कूट के वायर्स में बनाना मतलब डक्टिलिटी। सेम चीज से उनको हैमर करके उनको थिन शीट में बनाना, जैसे तुम लोग रोटी चपाती रैप करते हो, पराठे जो यम्मी यम्मी से पराठे होते हैं उनको रैप करते हैं, कौन से फॉइल में? गोल्ड फॉइल में? नहीं भाई, इतना तो नहीं, एल्यूमिनियम के फॉइल में है ना। रोज गोल्ड फॉइल में मैम रोज रैप करके लेके जाते गोल्ड फॉइल में, तो क्या ही बात थी, पढ़ते ही नहीं हम तो, है ना, हम तो पढ़ते ही नहीं। और क्या चाहिए लाइफ में, इतना पैसा ही पैसा। बेटा पढ़ाई जरूरी है, अभी पढ़ो, एक दिन गोल्ड फॉइल में भी रैप करके लेके जाओगे। ओके, देखो 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 देखो, डक्टिलिटी हो गया। मेलेबिलिटी मतलब क्या? ये शीट दिख रही है ना, ये थिन शीट्स जो होती है जिसमें जो मेटल्स जिनको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग मेलिएबल, मतलब उसे हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मेटल्स कैन बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू थिन शीट्स बिकॉज दे आर मेलिएबल। This property is used to shape metals for cooking vessels। इसलिए हम metals से cooking vessels बनाते हैं, like aluminium and copper, है ना। एल्यूमिनियम के वेसल्स होते हैं, कटोरी होती है, आपकी प्लेट्स होते हैं, कॉपर के वेसल्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। और एक है कि दे कैन कंडक्ट हीट, इसमें इजिली कुकिंग वगैरह भी हो सकती है। ओके, क्लियर है? व्हाट इज मेलिएबिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। ठीक है, मेलिएबिलिटी अलग है, डक्टिलिटी इज डिफरेंट। ओके, कंडक्टिविटी सुना सुना सा है मैम, कंडक्टिविटी पता पता सा भी होना चाहिए। कंडक्टिविटी मतलब क्या? हीट को कंडक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, उसे हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल मतलब क्या? थर्मल, जब भी थर्मल आए, मैंने पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स में बताया, थर्मल मतलब किससे रिलेटेड होगा? हीट से रिलेटेड होगा, है ना। थर्मल किससे रिलेटेड है? हीट से रिलेटेड है। तो थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या? हीट को कंडक्ट करवाना, वही तो है थर्मल कंडक्टिविटी। देखो यहां से हम अगर ये रॉड को हीट करेंगे तो यहाँ पे जो वैक्स होगा वो पिघल जाएगा। क्यों?
वैक्स क्यों पिघलेगा? क्योंकि यहां से हीट ट्रांसफर हो रही है ना, मेटल्स होंगे तो हीट ट्रांसफर होगी ऑब्वियसली। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। कैसे कंडक्टर्स है? दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। द बेस्ट कंडक्टर्स आर सिल्वर एंड कॉपर, while lead and mercury are poor conductors। वापस से एक्सेप्शन, lead and mercury are poor conductors, lead and mercury are poor conductors of heat। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। हमने देखा थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या, हीट, हीट के बारे में पढ़ा। अभी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो देखो मेटल्स जो होंगे, मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देंगे, मतलब दे आर गुड कंडक्टर्स। अगर ये जो हम लोगों ने अगर सर्किट क्लोज किया है ना, सर्किट कंप्लीट किया तो ये बल्ब ग्लो करेगा, मतलब यहां से करंट पास हो पा रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ सर्किट। प्लेसिंग अ मेटल बिटवीन टू टर्मिनल्स विल कॉज द बल्ब टू ग्लो। ये जो दो टर्मिनल्स है, अगर उसमें हम मेटल, यहाँ पे जो दो टर्मिनल्स है, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2, अगर मेटल डाला उनके बीच में तो बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। क्यों? क्योंकि मेटल्स कैसे कंडक्टर्स है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंडिकेटिंग द मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्या इंडिकेट करता है ये कि मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे होंगे, हाई होंगे। कैसे होंगे, हाई। सो मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, मेकिंग देम सुटेबल फॉर यूज इन ऑब्जेक्ट्स एक्सपोज्ड टू हीट, कुकिंग वेसल्स और वायर्स, है ना। उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ऐसा नहीं थोड़ी हीट दी मेल्ट हो गए, पिघल गए, जैसे तुम पिघल जाते हो, है ना, ऐसा नहीं है थोड़ी हीट दी पिघल गए, नहीं, एक हाई मेल्टिंग पॉइंट है उनका। उनको मेल्ट करने के लिए उनको बहुत हीट देने की जरूरत पड़ेगी। सो इसलिए हम मेटल्स को कुकिंग वेसल्स में यूज करते हैं, मेटल्स को हम वायर्स में यूज करते हैं, ठीक है। When heating aluminium or copper wire, it does not melt easily due to its high melting point। इसलिए हमने देखा ना कि कॉपर वायर्स होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। कॉपर वायर्स होते हैं, एल्यूमिनियम के हम वेसल्स बनाते हैं, उसमें कुकिंग करते हैं। ऐसे तो नहीं है कि सब्जी के साथ साथ एल्यूमिनियम मेल्ट होकर मिक्स हो गया, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी कैसी है, सॉरी उनकी उनके मेल्टिंग पॉइंट्स कैसे हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाई। ओके, यस। सोनोरिटी, ये क्या है शायद नहीं पता होगा और शायद पता भी होगा, ठीक है। सोनोरिटी क्या है बेटा, कोरोना में, ये देखो कोरोना के टाइम पे जब कोविड हुआ था, है ना, कोविड जब चल रहा था तब आप लोगों ने थाली बजाई थी, है ना, प्लेट्स बजाए थे, स्पून प्लेट लेके, कितने लोगों ने बजाए थे मुझे बताना। तो क्यों प्लेट से, क्यों क्यों वुड लेके नहीं बजाया? वुड आवाज कर रहा था, वुड पे बजाने पे आवाज कर रहा था उतना नहीं, और जो प्लेट, और इतने वीडियोस वायरल हुए थे, माय गॉड, है ना, इतने फनी फनी वीडियोस वायरल हुए थे उस टाइम पे। सो ये क्या था कि मेटल्स आवाज करते हैं उनको जब बजाते हैं, जो तुम्हारे स्कूल बेल्स होते हैं, है ना। आज के टाइम पे तो ऐसे वाले तो खैर किसी किसी के स्कूल में होंगे, बट ये जो बेल है उनको जब हम बजाते हैं तो आवाज आता है ना, दे मेक साउंड, मतलब दे आर सोनरस। कैसे है, दे आर सोनरस। मेटल्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक, है ना, उनको जब स्ट्रक करेंगे तब साउंड प्रोड्यूस करेंगे, मेकिंग देम सोनरस। दिस प्रॉपर्टी इज व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, ठीक है ना, यस। हमने तो और भी कहीं कहीं जगह ये प्रॉपर्टी का यूज किया है। यस, वी आर स्मार्ट, इंडियंस स्मार्ट है भाई, नहीं सो करने वाली चीजें इधर ही देखने मिलती है। ओके, मेटल्स डन। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, क्या देखेंगे, नॉन मेटल्स। बेटा सोचो, जो मेटल्स के प्रॉपर्टीज थे, ठीक है, जो मेटल्स के प्रॉपर्टीज थे उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होंगे, एग्जैक्ट ऑपोजिट होंगे नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज, राइट, है ना। बस दिमाग लगाओगे तो 10th तो क्या कुछ भी इजीली क्रैक कर सकते हो, दिमाग लगाने की बारी है। देखो, स्टेट ऑफ मैटर, पहले तो जो ये होता है, जो नॉन मेटल्स है वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, तो नॉन मेटल्स कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर विद द एक्सेप्शन ऑफ ब्रोमीन।
ब्रोमीन क्या है? इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये जो नमूने होते हैं उनकी बात है, ब्रोमीन। यस, इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सॉलिड्स और गैसेस होंगे, बट ये ब्रोमीन इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कंडक्टिविटी, मेटल्स गुड कंडक्टर थे, तो नॉन मेटल्स कैसे होने चाहिए भाई? नॉन मेटल्स कैसे होने चाहिए? पुअर कंडक्टर्स, है ना। बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे हैं? दे आर पुअर कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अनलाइक मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, नॉन मेटल्स कैसे? दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिजिकल अपीयरेंस, कैसे दिखेंगे? बड़े ही खूबसूरत दिखेंगे। नॉन मेटल्स वेरी इन अपीयरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आयोडीन जो है इट इज लस्ट्रस, while कार्बन देयर एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, है ना। कार्बन जो है बेटा अलग अलग फॉर्म्स में हमें देखने मिलता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? दीज आर दी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। क्या बोलेंगे? एलोट्रोप्स। सच एज डायमंड, है ना। कभी डायमंड का स्ट्रक्चर देखना, डायमंड ऐसे नहीं कि हाँ हाँ व्हाइट कलर का दिखता है, शाइन करता है, वैसे नहीं। कैसे बने हुए? तो उसमें कार्बन कार्बन की ढेर ढेर सारी बॉन्डिंग होती है, अरेंजमेंट होती है कार्बन कार्बन की, तो ये डायमंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट इज हार्ड एंड क्रिस्टलाइन। और जो ग्रेफाइट है बेटा, ग्रेफाइट जो तुम्हारे लेड में यूज होता है, जो ग्रेफाइट है वो क्या है? इट इज सॉफ्ट एंड कंडक्टिव। ठीक है, एक्सेप्शन है अगेन, ग्रेफाइट इज कंडक्टिव। ग्रेफाइट क्या है? इट इज कंडक्टिव। तो नॉन मेटल्स बहुत वेरी करेंगे अपीयरेंस में। आयोडीन लस्ट्रस है, कार्बन जो है उसके एलोट्रॉप्स देखने मिलते हैं, जैसे कि डायमंड जो हार्ड और क्रिस्टलाइन है, और जैसे ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड कंडक्टिव है। क्लियर है? क्लियर होते जा रहा है ना? ऐसा लग रहा है ना हम लोग 8th और 9th की रिवीजन कर रहे हैं, पक्का बताना, लग रहा है ना ऐसा? बस यही तो चाहिए हमें, कि इतने सिंपल वे में पढ़े हमें कि ऐसा लगे ही नहीं कि 10th की पढ़ाई चल रही है ना। और ऐसा नहीं कि लगे ही नहीं तो चिल मारो, चिल नहीं, अभी टाइम, हाई टाइम है बेटा पढ़ाई करने का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, मेटल्स के भी देखेंगे मैम, मेटल्स के तो दिए ही नहीं, देखेंगे मेटल्स के बहुत सारे पढ़ने, मेटल्स के बहुत सारे, बहुत डीप में अच्छे से पढ़ने। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, क्या है ये? Most non-metals form acidic oxides when they react with oxygen and dissolve in water. ठीक है, कोई नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म इट्स एसिडिक ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म इट्स एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स, इन कॉन्ट्रास्ट मोस्ट मेटल्स, जो मेटल्स है they will produce basic oxides when they react with oxygen. metals क्या produce करेंगे बेटा? basic oxides when they react with oxygen. ठीक है, मेटल जो नॉन मेटल्स है दे विल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स, जो मेटल्स होंगे बेटा दे विल प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड्स व्हेन दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ओके। यस, क्लियर है क्या ये दोनों पॉइंट्स? क्लियर है क्या? क्या फॉर्म करेंगे? देखो अगेन, एसिडिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करेगा? एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। वहीं पे जो मेटल्स होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे? बेसिक ऑक्साइड्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। ये बेटा ये जो एग्जांपल है इट्स रॉन्ग, इट इज, ये यहाँ पे एग्जांपल नहीं आएगा, एग्जांपल लिखो, अलग सा एग्जांपल है। सी कैल्शियम का लिखो, CO2 जो था इट वाज रॉन्ग। कैल्शियम प्लस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। बैलेंसिंग सिखाई थी यार, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या? ना जी, इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे तो एक ही है तो लिख दो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, Ca। मैम इधर भी बैलेंसिंग सिखा रही है, है ना। नहीं पढ़ी उनको थोड़ा थोड़ा आ जाए। ठीक है, ये एग्जांपल है किसका बेटा? मेटल ऑक्साइड का। मतलब हम बोलेंगे दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करेंगे? एसिडिक ऑक्साइड्स। मेटल्स क्या फॉर्म करेंगे? बेसिक ऑक्साइड्स। ओके, इनको भी सर सजा लेते तो अच्छा लगेगा, है ना। हैंड राइटिंग तो खैर अपनी जैसी है वैसे बेटा एडजस्ट कर ही लो तुम लोग।
क्या है भाई यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नॉन मेटल्स के? फर्स्ट इज एलोट्रॉप, मैंने बताया था ना कार्बन के एलोट्रॉप्स फॉर्म होते हैं, यस वही वही एलोट्रॉप्स क्या है? कार्बन एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स कॉल्ड एलोट्रॉप्स व्हिच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बट उसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो भी अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायमंड की बात करें, अगर हम डायमंड की बात करें तो the hardest natural substance, diamond is the hardest natural substance with a very high melting and boiling point। उसका melting और boiling point कैसा होगा? बहुत high होगा। It is the hardest natural substance। कौन? डायमंड। यस। अगर हम वही दूसरे साइड पे ग्रेफाइट की बात करें, when we talk about graphite, it is a good conductor of electricity and used in various applications like pencils and batteries। मैंने बोला था ना लेड में कहावत है, जो पेंसिल की तुम्हारी ऊपर की लेड होती है वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। बैटरीज में भी यूज होते हैं, ठीक है। तो कार्बन के ही एलोट्रॉप्स है डायमंड और ग्रेफाइट। उनके देखो सबसे ये उनके बेटा रुको स्टाइलस गिर गया। ओके मिल गया ओके। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस। कौन से एप्लीकेशंस में? पेंसिल्स के यूज में यूज होता है और पेंसिल के लेड में यूज होता है, बैटरीज में यूज होता है, ठीक है। ये आई होप इट्स विजिबल, ठीक है। अगर विजिबल नहीं है तो भी चिल मारो, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो हमने सारे पॉइंट्स पढ़े वो मैंने कंबाइन यहाँ पे दे दिए, ठीक है। सारे पॉइंट्स कहा यहाँ पे कंबाइन दे दिए ताकि आपको जब नोट्स रिवाइज करो तो ये इजी जाए। और डिफरेंशिएट पूछ भी लिया मेटल्स नॉन मेटल्स का तो भाई रेडीमेड है, ठीक है। जो पढ़ा है बेटा वही है, जो पढ़ा है वही है। दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, नोट्स रेफर कर लेना, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज है, रूम टेम्परेचर पे कैसा स्टेट होगा उनका? सॉलिड है। एक्सेप्शन भी दिया एक्सेप्ट मर्क्यूरी। नॉन मेटल्स में गैसेस और सॉलिड्स होता है, लिक्विड जो है लिक्विड फॉर्म में एक्सेप्शन है ब्रोमाइड। लस्टर, ये शाइनी होते हैं, ये डल होते हैं, लस्टर नहीं होता है। मेलेबिलिटी, ये मेलेबल है, उनको मार पीट के शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये ब्रिटल है, ब्रिटल मतलब क्या बेटा? दे कैन ब्रेक इजीली। ब्रिटल मतलब क्या? हम उनको हैमर करेंगे तो ब्रेक कर जाएंगे, वो शीट में फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। दे कैन ब्रेक इजीली। Conductivity, they can be drawn into wires, ये they are not ductile. Conductivity, good conductors of heat and electricity, they are poor conductors। बेटा insulators लिख के मत आना, they are poor conductors of heat and electricity। Density, they have high density, they have low density। melting और boiling point कैसे होगा? high melting boiling point, low melting boiling point, ठीक है। रिएक्टिविटी, रिएक्ट विद एसिड्स एंड नॉन मेटल्स। जो मेटल्स होंगे रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ। वेरिंग रिएक्टिविटी, समान इनर्ट, इनर्ट मतलब दे वोंट रिएक्ट, इनकी रिएक्टिविटी वेरी करेगी, डिपेंड करेगा, चूजी है, वेरी करेंगे, ठीक है। लास्ट इज एग्जांपल्स आयरन कॉपर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सल्फर कार्बन, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? ये सब क्लियर पहले ही था, है ना, पहले ही था, सब समझा दिया था, बट ये सब एक साथ, है ना। आपको आदत है कि शॉर्ट में कुछ मिल जाए, जो इतना ही कर ले तो काफी हो, तो भाई ये इतना ही है, इतना ही कर लो, ये पॉइंट्स कर लो, इट्स काफी, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। बट अगर आंसर के हिसाब पे से भी लिखना कि अगर मेटल के बारे में पूछा है तो इतना इतना सा मत लिख लेना, एक्सप्लेन देम, ठीक है। एक्सप्लेन देम, लश्चर मतलब क्या, डक्टाइल मतलब क्या, मेलेबल मतलब क्या, ये एक्सप्लेन करना। देखना कितने मार्क का आंसर पूछा है, उस पे तुम्हें आंसर्स लिखना है। ऐसे नहीं 1 मार्क के लिए भी आधा पेज लिखा, 4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए भी आधा पेज लिखा। डोंट डू दिस मिस्टेक, है ना। इसलिए जो मैं क्वेश्चंस दूंगी, हम जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तब जरूर अटेंड करना लेक्चर्स। जब तुम्हारे बोर्ड्स होगे ना, जब हम लोग चैप्टर लेक्चर में ही प्रैक्टिस करेंगे, पेपर कैसे लिखना है, आंसर्स कैसे लिखने हैं, सब सब करवाऊंगी, भरोसा रखो, है ना। मैम है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम लोग मेरे पे छोड़ दो, सब करवा दूंगी, बट करना तो तुम्हें ही है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। अभी मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे।
इसमें बहुत सारे हैं, समझने की जरूरत है, समझ लो, रिएक्शन अपने आप लर्न हो जाएगी। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे दे विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल क्या फॉर्म करेंगे? मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे दिया है मेटल्स ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेंगे? मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल दिया है, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म ब्लैक कलर्ड कॉपर ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्सीजन, ये समझ में आ रही है ना बेटा? रिएक्शन 2Cu प्लस O2 ऐसे लिखते हैं, जब लिखते हैं तब, ठीक है। ये क्या है? इट इज गिविंग 2CuO कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करेगा भाई ऑक्सीजन के साथ क्या फॉर्म होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगेन ऐसे लिखा है, एल्यूमिनियम प्लस 3O2 गिव्स ओके क्या फॉर्म करेगा? ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब ही देखो, जब भी किसी मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया दे फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। कॉपर था तो कॉपर ऑक्साइड बना, एल्यूमिनियम ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। क्लियर? क्लियर? ओके आगे बढ़ेंगे मैम, ट्रेन को आगे बढ़ाओ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है? देखो, मेटल ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विथ बोथ एसिड्स एंड बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। क्या प्रोड्यूस करेंगे? सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे किसके साथ? एसिड और बेस के साथ, दे विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एसिड का भी एग्जाम्पल दिया है और बेस का भी एग्जाम्पल दिया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड व्हेन इट विल रिएक्ट विथ एसिड, सेम एल्यूमिनियम की ही बात की हमने, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे था, रुको, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसकी हम अगर बात करें, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एसिड के साथ रिएक्ट करने पे यू विल गेट क्या? एक सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे भी एक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है। जब बेस के साथ रिएक्ट किया, HCl एसिड है, NaOH बेस है ना, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने जब बेस के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम एल्यूमिनेट बना, है ना, सोडियम एल्यूमिनेट बना और क्या एलिमिनेट हुआ? वाटर एलिमिनेट हुआ। यहाँ पे लिख लो 2AlCl3 ऐसे लिखते हैं इसे 2NaAlO2। क्लियर है? ठीक है, सब्सक्रिप्ट अच्छे से लिखो, लिखते वक्त ऐसे नहीं। ओके क्लियर है? जब भी मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल्स एक तो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, मेटल्स बेसिस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद दे विल फॉर्म द रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर, दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? क्लियर है क्या बेटा? ओके 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 ओके। सोल्युबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल है क्या? मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल नहीं है। बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो वाटर में घुल मिल नहीं जाएंगे, सोल्यूबल नहीं है, बट एक्सेप्शन है, ऑलवेज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जहां जहां पे है याद रखो, फेवरेट क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शन क्या है बताओ, है ना। तो सोडियम ऑक्साइड जो है, sodium oxide dissolves in water to form sodium hydroxide। सोडियम ऑक्साइड है ये, Na2O। सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तब इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेम वे में जब पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम को कभी भी पी लिख के मत आना, 10th में आ गए हो, P2 नहीं होता, पोटेशियम के है, ठीक है। पोटेशियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ इट विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? सोडियम क्या फॉर्म करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम क्या फॉर्म करेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कब? व्हेन दे विल रिएक्ट विथ वाटर। बहुत सारे ऐसे हैं जो सोल्यूबल नहीं है, मेटल्स मोस्टली आर इनसोल्यूबल, बट एक्सेप्शन दिया है सोडियम और पोटेशियम का। ओके रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, है ना, मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे?
हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव, कुछ होते हैं बेटा जो बहुत हाईली रिएक्टिव है, ऑक्सीजन दिखा नहीं दिखा कि रिएक्ट करो रिएक्ट करो रिएक्ट करो, है ना। कुछ होते हैं मॉडरेट, मतलब मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत हाई बहुत लो। कुछ होते हैं वेरी लो रिएक्टिव, है ना, बहुत कम रिएक्ट करेंगे जब ऑक्सीजन के साथ आएंगे तो। सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन सा है, सोडियम पोटेशियम। तो यही है क्या एक्सेप्शन, हाँ भाई यही है मस्ती को, और मेटल्स में सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है ना। रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करेंगे, और फायर, दे कैन कैच फायर इन ओपन, बहुत संभाल के स्टोर करना पड़ता है। स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स। पता चला सोडियम पोटेशियम खुला रख दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और पूरे लैब में आग 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 आग, ये नहीं चाहिए ना। तो अच्छे से केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं ताकि एक्सीडेंटल फायर्स प्रिवेंट हो सके, नहीं हो एक्सीडेंटल फायर्स, ठीक है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये है मॉडरेटली, मतलब बहुत ज्यादा भी रिएक्ट नहीं करेंगे बहुत कम भी, ठीक है। और they are covered with a thin oxide layer that protects the metal for further oxidation. thin oxide layer से कवर करेंगे ताकि जो मेटल है आगे ऑक्सीडेशन ना हो मेटल का, ठीक है। लो रिएक्टिविटी मेटल्स कौन से है जो कम रिएक्ट करेंगे, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, बहुत कम रिएक्टिव होता है ना, बहुत कम रिएक्टिव होता है। ऐसा है क्या कि सीधा गोल्ड पहना दूसरे दिन ही गोल्ड ने रिएक्ट कर दिया, इयररिंग्स है, गले में नेकलेस है, सही में दूसरे तीसरे दिन रिएक्ट करना स्टार्ट हो गया, नहीं ना, बहुत कम रिएक्टिव है। आयरन फिलिंग्स बर्न व्हेन स्प्रिंकल्ड इन अ फ्लेम, बट आयरन इटसेल्फ डज नॉट बर्न। आयरन फिलिंग्स मतलब जो आयरन फिलिंग्स होते हैं वो बर्न करेंगे, बट आयरन जो है वो खुद से इट विल नॉट बर्न। कॉपर फॉर्म्स अ ब्लैक लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड व्हेन हीटेड, है ना। कॉपर को जब हीट करेंगे एक ब्लैक लेयर फॉर्म हो जाएगी, ब्लैक लेयर किसकी, कॉपर ऑक्साइड की। सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, नहीं करेंगे रिएक्ट इवन एट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। इवन एट हाई टेम्परेचर्स दे विल नॉट रिएक्ट विथ द ऑक्सीजन, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है कौन से हाई रिएक्टिव है, कौन से मॉडरेटली रिएक्टिव है, कौन से वेरी लो रिएक्टिव मेटल्स है। किसके साथ रिएक्शन की बात हो रही है बेटा, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ यहाँ पे बात हो रही है, विथ ऑक्सीजन। एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम, नेक्स्ट इज एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम। क्या है ये, अ प्रोसेस टू फॉर्म अ थिकर ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर फॉर्म करना, क्यों, टू मेक इट मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ताकि वो कोरोजन से रेजिस्टेंट हो, कोरोजन ना हो, है ना। कोरोजन क्या है पता होगा, ठीक है, नहीं पता होगा पढ़ना है, ठीक है। जो एल्यूमिनियम है बेटा उसको हम यहाँ पे नाम ही दिया एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब क्या है बेसिकली इसका मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिकर ऑक्साइड लेयर लगाना, उसकी वजह से क्या होगा, इट विल गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग करोडेड, करोड नहीं होगा, करोजन नहीं होगा। कैसे करते हैं भाई, ये एक क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल लेंगे, इट इज मेड द एनोड, ठीक है। जो एल्यूमिनियम आर्टिकल लेंगे वो एनोड बनाएंगे, पता है ना एनोड क्या है, कैथोड क्या है, यस, दे विल फॉर्म द एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट विल बी ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व एट एनोड, अभी जो ऑक्सीजन गैस होगी इट विल बी डिजॉल्व एट एनोड, रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर रिएक्ट करेगी वो ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म अ थिकर ऑक्साइड लेयर, इसी वजह से क्या होगा, एक थिकर ऑक्साइड लेयर बन जाएगी। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एंड अट्रैक्टिव फिनिश, ठीक है। वो एल्यूमिनियम के जो आर्टिकल्स होंगे उनको अगर एक अट्रैक्टिव फिनिश, अट्रैक्टिव लुक देना है उनको, तो वो डाई भी मतलब कलर भी कर सकते हैं टू दैट ऑक्साइड लेयर, ठीक है।
क्लियर है बेटा, क्लियर है क्या? व्हाट इज एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग क्यों? क्योंकि सब कुछ कहाँ पे हो रहा है? एनोड पे हो रहा है। बेसिकली एनोड के ऊपर एक थिकर ऑक्साइड लेयर लगाना ताकि वो कोरोड ना हो। और वो ऑक्साइड लेयर कैसे लगाते हैं? यहाँ पे प्रोसेस है। इस वे में हम लोग एक ऑक्साइड लेयर लगाएंगे ताकि कोरोजन ना हो। और वो ऑक्साइड लेयर हम डाई भी कर सकते हैं, कलरफुल भी कर सकते हैं, ताकि हमारे जो एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स है, जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे, वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। ठीक है। कंक्लूजन ऑफ रिएक्टिविटी फ्रॉम बर्निंग इन ऑक्सीजन, क्या भाई हम लोगों ने सब माना बेटा यही है, सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, मान लिया। मैग्नीशियम शोज लेस विगरस रिएक्टिविटी, ठीक है, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं होगा, लेस कम विगरस रिएक्टिविटी दिखाएगा। मेटल्स लाइक जिंक, आयरन, कॉपर, लेड रिक्वायर एडिशनल रिएक्शंस टू डिटरमाइन देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, मैं खुद बोल रही हूँ, इतना ज्यादा नहीं किया तो भी इट्स ओके, है ना। वहां पे हमने पॉइंट्स जो कर लिए, हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। ओके, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। अभी जो मेटल्स है वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? ऑक्सीजन के साथ तो हमने देख लिया कि कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? मेटल्स जो होंगे वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाएंगे क्या? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मैंने पहले भी बताया आपको, जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक, क्या होता है, किसके फॉर्म में? इट विल गेट रिलीज इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। कैसे रिलीज हो गया हाइड्रोजन गैस? इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लास वोल सोक्ड इन वाटर, यहाँ पे वाटर दिया, मेटल का सैंपल है, बर्नर है। यहाँ पे जब रिएक्शन होगी वाटर की और मेटल की, है ना, वाटर और मेटल की जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा। और यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब से यहाँ से जाएगा बेटा हाइड्रोजन गैस। क्या एलिमिनेट होगा? हाइड्रोजन गैस विल गेट एलिमिनेटेड, मतलब हाइड्रोजन गैस बनेगा। इफ द मेटल ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर, अगर मेटल ऑक्साइड जो है वो सोल्यूबल है वाटर में, इट डिसॉल्व्स फर्दर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर वो मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ है, ये मेटल ऑक्साइड अगर वाटर में सोल्यूबल है, अगर वाटर में सोल्यूबल है तो फर्दर रिएक्ट करेगा क्या बनाने के लिए? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन, मेटल ऑक्साइड अगर वाटर में सोल्यूबल है तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अभी हाईली रिएक्टिव हमने देखा ना, सोडियम पोटेशियम एक्सेप्शनल हाईली रिएक्टिव, जल्दी जल्दी खुला भी नहीं छोड़ सकते, उनको रिएक्ट कर जाएंगे। हाँ वही, रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। टू प्रोसेसेस होते बेटा, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक जिसमें हीट कोई मेटल लेगा, एक जिसमें हीट देगा। एक्सोथर्मिक हीट कैसे हो रही है? हीट इज बीइंग गिवन आउट इन द रिएक्शन, है ना, रिएक्शन हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट एब्सॉर्ब नहीं हो, हीट क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। तो जब भी सोडियम पोटेशियम रिएक्ट करेंगे, हीट क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। तो ये जो रिएक्शन है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, कॉजिंग द इवॉल्व हाइड्रोजन गैस टू कैच फायर। तो वो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है इट कैन कैच फायर। ठीक है, रिएक्शन देखो, पोटेशियम विथ वाटर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, H2 गैस इवॉल्व हुआ और हीट एनर्जी इज गेटिंग लिबरेटेड, है ना, हीट एनर्जी बाहर दी जा रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। सोडियम जब H2 के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन एंड हीट इज बीइंग गिवन आउट। ठीक है, ओके, कोल्ड वाटर के साथ ऐसे रिएक्ट करेंगे, ज्यादा बहुत ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम पोटेशियम, हाईली रिएक्टिव है, रिएक्शन होगी तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन जो गैस रिलीज होगा इट कैन कैच फायर टू। ओके मैम, क्लियर है। ये देखो
नेक्स्ट इज मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, हाईली रिएक्टिव देख लिया अभी, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, रिएक्ट तो करेंगे भाई कोल्ड वाटर से, बट द रिएक्शन इज लेस वायलेंट, इतनी ज्यादा वायलेंट रिएक्शन नहीं होगी, इट इज लेस वायलेंट। हीट प्रोड्यूस इज नॉट इनफ टू इग्नाइट द हाइड्रोजन गैस, है ना, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है रिएक्शन में, इट इज नॉट इनफ कि हाइड्रोजन गैस मतलब आग लग सके, ठीक है। रिएक्शन CaH2 is giving CaOH, calcium hydroxide and water and hydrogen, बार बार water बोल चुकी है ना, हाइड्रोजन गैस, calcium starts floating, calcium starts floating as hydrogen gas bubbles stick to the metal surface, hydrogen gas bubbles जो होंगे metal surface से stick कर जाएंगे and it will start floating। अभी है slightly reactive metals, does not react with cold water, reacts with hot water, इनको गर्म पानी चाहिए रिएक्शन के लिए, to form magnesium। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बेटा ये जो तीनों रिएक्शन है इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म हो रहे हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब याद रखने की, जब भी हम कोई भी मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे उसका हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस विल गेट रिलीज्ड, ठीक है। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। मैग्नीशियम और वाटर रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर बनाएंगे। मैग्नीशियम फ्लोट्स ड्यू टू हाइड्रोजन बबल्स स्टिकिंग टू इट्स सरफेस, मैग्नीशियम भी फ्लोट करेगा। ओके, क्लियर है कैसे मेटल्स रिएक्ट करेंगे, हाईली रिएक्टिव कोल्ड वाटर के साथ, मॉडरेटली भी कोल्ड वाटर के साथ, लेस रिएक्टिव स्लाइटली रिएक्टिव, दे विल रिक्वायर्ड हॉट वाटर टू अकर अ रिएक्शन, रिएक्शन होने के लिए हॉट वाटर लगेगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। वाटर की बात चल रही है बेटा, हम भी खुद को थोड़ा हाइड्रेटेड रखते हैं, चलो चीयर्स, तुम लोग भी खुद को हाइड्रेट कर लो, थोड़ा हाइड्रेट कर लो खुद को थोड़ा, इट्स वेरी नेसेसरी। यस, ओके। लेस रिएक्टिव मेटल, अभी एकदम ही कम रिएक्टिव है ना, बिल्कुल लेस रिएक्टिव, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर। क्या चाहिए फिर उनको, हॉट वाटर भी नहीं, कोल्ड वाटर भी नहीं, नहीं जी, उनको चाहिए स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे, ना हॉट वाटर ना कोल्ड वाटर। बट स्टीम मतलब क्या अलग फॉर्म हो गया, नहीं ना, गैसियस फॉर्म है, बट इट इज नॉट ए डिफरेंट फॉर्म की फॉर्मूला ही अलग हो जाएगा, अलग ही रिएक्शन, इसमें भी क्या बनेगा, एल्यूमिनियम जो है H2O के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन देख लो आयन की H2O के साथ Fe3O4, यहाँ पे बेटा गलती से ये प्रॉपरली लिखते कैसे, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, गलतियां नहीं करना, ओके, ऐसे लिखेंगे, ओके। नॉन रिएक्टिव मेटल्स, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, these metals do not react with water at all, even with steam, ना गर्म पानी चाहिए ना ठंडा पानी चाहिए ना स्टीम चाहिए, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, these are non reactive metals। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद वाटर, कौन नॉन रिएक्टिव है, कौन स्लाइटली, मॉडरेटली, हाईली रिएक्टिव, ये ऑर्डर दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। सबसे ज्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कैसे रिएक्ट करेंगे, किसके साथ, वाटर के साथ, अपने जल के साथ, जल लीजिए पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे ये दिया है, ओके, क्लियर है।
रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, दूसरे जो मेटल्स होंगे, दूसरे मेटल सॉल्ट्स जो होंगे उनके सोल्यूशन के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में दिया है, वही सेम हम लोग वही सेम देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा का नहीं, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा, टू द पॉइंट, है ना। मेटल्स मटेरियल्स हमें क्या चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, आयन कॉपर वायर चाहिए, आयन नेल चाहिए, आयन सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं, टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं, उसमें थ्रेड से हमने एक आयन नेल डाला, टेस्ट ट्यूब आयन नेल है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। दूसरे सेम टेस्ट ट्यूब ली है, कॉपर वायर है और आयन सल्फेट का सोल्यूशन है। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर है। कैसा एक्सपेरिमेंट है, स्टेप्स, प्लेस अ कॉपर वायर इन द आयन सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है भाई, आयन सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें हमने कॉपर वायर डाला, ओके डाल दिया जी। प्लेस एन आयन नेल इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, आयन नेल डाला कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, इसमें डाला था कॉपर वायर आयन सल्फेट के सोल्यूशन में, इसमें डाला आयन नेल इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्लियर है क्या क्या हमने। अभी ये करके तुम लोग आराम कर लो भाई, थक गए होंगे, 20 मिनट छोड़ दो रिएक्शन होने के लिए। ठीक है, 20 मिनट्स वेट, ऑब्जर्व क्या होता है, क्या दिखेगा। आयन नेल एंड कॉपर सल्फेट, इसके साथ क्या हो रहा है, रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर फॉर्म्स ऑन द नेल इंडिकेटिंग अ रिएक्शन। यहाँ पे जो आयन नेल था किसमें, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, यहाँ पे कुछ तो रेडिश ब्राउन, रेड 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 ब्राउन 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 कुछ तो डिपोजिशन हुआ था। तो वो क्या था, जो भी था वो जो भी था, इट वॉज मतलब क्या इंडिकेट कर रहा था, बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा था कि भाई कुछ तो रिएक्शन हुई है ना, कुछ चेंज आया है, मतलब कुछ तो रिएक्शन हुई है। बट इन अदर टेस्ट ट्यूब क्या हुआ, जब कॉपर वायर जो आयन सल्फेट में हमने डाला था वहां पे भाई कुछ चेंज नहीं आया, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। क्यों हुआ ये, क्यों हुआ, एक की रिएक्शन हुई दूसरे की रिएक्शन नहीं हुई, व्हाई दिस सो मच पार्शियलिटी, क्यों पार्शियलिटी हुई, तो एक्सप्लेनेशन देख लो, एक्सप्लेनेशन देख लो। आयन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, आयन जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, कॉपर को वहां से हटा दिया। ठीक है, आयन ने कॉपर को वहां से हटा दिया और कॉपर सल्फेट जो कॉपर था वो आयन को नहीं हटा हुआ है। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयन ड्यू टू लो रिएक्टिविटी, है ना, मतलब इसमें रिएक्टिविटी हाई किसकी है, आयन की। आयन और कॉपर में रिएक्ट करे तो आयन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहाँ पे जो आयन नेल था ज्यादा रिएक्टिव था कॉपर में, कॉपर से। तो ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था उसमें से, ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था उसमें से कॉपर को हटा दिया और खुद ने जगह ले, डिस्प्लेस करना मतलब ये सारे रिएक्शंस देखे ना हमने, तो डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे वो सारे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जहां पे हमने देख लिया सारा वीडियो बेटा सब कुछ अवेलेबल है। जो मैं बोल रही हूँ ना कि ये सिखा दिया है, आई एम डैम श्योर कि ये सिखा ही दिया है ना। सो ये जो सोल्यूशन है ये डिस्प्लेस हो गया, आयन डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, बट कॉपर couldn't डिस्प्लेस, यहाँ पे जो कॉपर वायर था इट couldn't डिस्प्लेस आयन ड्यू टू इट्स लोअर रिएक्टिविटी। रिएक्शन देख लो भाई, जो आयन है CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट किया तो आयन ने कॉपर को मारा धक्का, आयन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया, FeSO4 बन गया और कॉपर अलग हो गया। ये रिएक्शन हुई, दैट इज व्हाई हमें ये यहाँ पे डिपोजिशन दिखता है। तो क्या कंक्लूड किया भाई, हमने बता ही दिया है, मैम ने ऑलरेडी इतना बोल 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 करके हमें समझा ही दिया है, फिर भी कंक्लूजन देख लो। आयन जो है मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, शोन बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव मेटल्स, इससे क्या होता है, इससे क्या समझ में आता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल्स है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है, they can displace less reactive metals from their solution। ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उनके सोल्यूशन से हटा सकते हैं, मतलब ज्यादा शक्तिशाली मेटल्स जो होंगे, ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे, अगर कम रिएक्टिव मेटल वाला सोल्यूशन है तो उसमें से वो मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे और उनकी जगह ले लेंगे। क्लियर है,
यही समझाना था बेसिकली, ये फंडा पूरे एक्सपेरिमेंट का यही था, टू एक्सप्लेन यू कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल, कम रिएक्टिव मेटल, जैसे कि अगर तुम कम पढ़ रहे हो तो जो ज्यादा पढ़ रहा है तुम्हारी जगह ले लेगा, वैसे ही जो ज्यादा रिएक्टिव है वो जो कम रिएक्टिव है उसकी जगह लेके उसको डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है मैम, कौन कम रिएक्टिव है, तो इससे पता चलेगा द रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, क्या है, क्या है रिएक्टिविटी सीरीज बेटा, यहाँ पे ये जो मेटल्स है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये जब हम लोग धीरे 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 नीचे 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 जाएंगे तो ये है कम रिएक्टिव मेटल। हमने देखा ना गोल्ड जो है बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है, नहीं रिएक्ट करेगा, है ना। और सोडियम पोटेशियम खुला छोड़ा नहीं छोड़ा कि रिएक्ट कर देंगे ऑक्सीजन के साथ भी, पानी गिर गया तो भी रिएक्ट कर देंगे, लेकिन कैच फायर, है ना। मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम लर्न कैसे करेंगे, पोटेशियम सोडियम फिर उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम से कम रिएक्टिव मैग्नीशियम। मतलब इस सीरीज से क्या पता चलता है, अगर आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है और कैल्शियम है तो ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, इट कैन डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह ले सकते हैं ऊपर वाले मेटल्स। जैसे ही ऊपर वाले जो मेटल्स है वो ज्यादा रिएक्टिव है तो ये जब कोई भी इनके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या कर सकते हैं, दे कैन टेक देयर प्लेस इजीली। तो पोटेशियम उससे कम रिएक्टिव, सोडियम फिर कैल्शियम फिर मैग्नीशियम फिर एल्यूमिनियम, जिंक FePd, H CuHgAgAu, ये क्या है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे लाइक पोटेशियम और सोडियम कैन रिएक्ट विगरसली विद वाटर एंड एयर, ये तो हमने देख लिया। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस एज यू मूव डाउन द सीरीज। जैसे ही हम नीचे 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 जाएंगे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वही लिखा है जो मैंने ऐसे आपको बता दिया। ये लर्न करना है, हाँ लर्न करना है। कैसे लर्न करेंगे मैम, कैसे लर्न करेंगे, बेचारे बच्चे हम पे कम बोझ है लर्न करने का, तो आप सब बोलते रहे तो ये भी लर्न करना है वो भी लर्न करना है। तो बेटा कोई बात नहीं, ट्रेन आगे बढ़ाते हैं, अपना जंक्शन पास में ही है। ठीक है, तुम लोग की टेंशन और मैं खत्म ना करूं, ये लो ऐसे लर्न कर लो। निमोनिक दिया है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, instead learn how copper makes silver glow. Please stop calling me a zebra, instead learn how फिर उसके बाद तो ये याद करना है, copper makes silver glow. Again, please stop calling me a zebra, instead learn how copper makes silver glow. ऐसे लर्न कर लो तुम तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, पूरी की पूरी सीरीज आपकी लर्न हो जाएगी बिना कोई टेंशन के। इतना लर्न कर लो ये याद हो जाएगा। ठीक है, ओके। और हमेशा ही बोलती हूँ बेटा टिकट ले लो प्लीज, ट्रेन में बैठ रहे हो सफर कर रहे हो मजा आ रहा है तो भाई टिकट लेना तो बनता है। ओके ओके मैम आगे बढ़िए। यस, ये बेटा बड़ी फन, बहुत फन है। ये देखो ये जो है आता भी होगा, है ना, हमने 9th में भी पढ़ा है। ये जो है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करेंगे मेटल और नॉन मेटल, कैसे रिएक्ट करेंगे सोडियम मेटल Cl नॉन मेटल, हाउ विल दे रिएक्ट, उनमें क्या क्या होगा। तो बेटा जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स किए हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी मेटल का नॉन मेटल का बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, पता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है ना, हाँ पता होना चाहिए। देखो मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, बड़े ही दानवीर होते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। नॉन मेटल ग्रीडी, आने दो आने दो आने दो आने दो, तुम मेटल्स लूज करो हम गेन करेंगे। बेसिकली मेटल्स क्या करेंगे, लूज करेंगे, नॉन मेटल्स क्या करेंगे, गेन करेंगे। आने दो हम ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो मेटल्स जो है tend to lose electrons to achieve a stable electronic configuration. Stable electronic configuration क्या था, मतलब आउटर ऑर्बिट जो होगा, उनका आउटर जो शेल होगा, सबसे एंड वाला शेल होगा, उसमें ऑक्टेट फॉर्म होना चाहिए। क्या फॉर्म होना चाहिए, ऑक्टेट फॉर्म होना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई। हाँ, forming positive ions called cations. Metals
मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्या बनाएंगे बेटा, देखो मेटल्स लूज करके भी, इलेक्ट्रॉन लूज करके भी आयंस बनाएंगे, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके भी आयन बनाएंगे, बट उनके दो नाम है, एक है कैटायन, एक एनायन। मतलब जो मेटल they will lose electron and they will form cation। ठीक है। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स जो होंगे क्या बोलेंगे, आने दो इलेक्ट्रॉन, आने दो आने दो आने दो, दे विल टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, उनका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, फॉर्मिंग नेगेटिव आयंस। यहाँ पे मेटल्स विल फॉर्म पॉजिटिव आयंस, non-metals will form negative ions, these are called as anions। non-metal जो होंगे they will gain electron, ठीक है, and they will form an ion। यहाँ पे और एक चीज लिख देते हैं कि ये जो कैटायंस है कैसे है, पॉजिटिव आयंस है, ऑलवेज पॉजिटिव है ना, दीज आर पॉजिटिव आयंस। और ये जो नॉन मेटल्स है ये गेन करेंगे तो उन पे कौन सा चार्ज आएगा, दीज आर नेगेटिव आयंस। ठीक है, इतने में समझ जाओ क्या पूरी कथा है, क्या कहानी है। बेटा अभी गेन कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, उन पे चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, मतलब कैसे कंपाउंड बनेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेंगे। कैसे कंपाउंड बनेंगे, आयनिक कंपाउंड। बट आपको गानों का आवाज नहीं आ रहा है ना बैकग्राउंड से, इफ आ रहा है वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, कोई तो आज शहीद हो रहा है मतलब वेरी बैड जोक, किसी की तो शादी है, सो गाने बज रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, आई होप डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ऐसे तो मैंने सब कवर कर दिया है, बट स्टिल आई होप डिस्टर्ब नहीं हो रहा है आप लोगों को। ओके, वेरी बैड जोक मैम, हम तो बड़े उत्सुक हैं, हमारे लाइफ में कब वो दिन आएगा, हम भी शहीद होना चाहते। ओके, जोक्स अपार्ट, वापस आ जाओ इधर। आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स है मतलब क्या, इनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी बोलेंगे, आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल, है ना। मेटल जो होगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फॉर्म करेगा कैटायन, जो नॉन मेटल होगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और फॉर्म करेगा एनायन। क्लियर है, एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है, कितने प्यारे है तुम्हारे एनसीईआरटी वाले, देखो सारे एग्जाम्पल्स दे के रखते हैं कि बच्चों ना कहीं को कंफ्यूज ना हो जाए बच्चे, है ना, सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैम क्या बात कर रहे हो प्यारे, कितना पोर्शन दिया है, हमें लर्न करना पड़ता है ये सब, कोई बात नहीं, हमने भी किया था, है ना, हमने भी किया था, आपको भी करना पड़ेगा, आपके आने वाली जनरेशन को भी करना पड़ेगा, ये ना ऑन गोइंग प्रोसेस है। देखो ये सोडियम और क्लोरीन का हम जब रिएक्शन, मतलब हम लोग ये जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे Na और Cl, कैसे कंपाउंड बनेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेंगे। तो जो सोडियम है इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहर आउटर शेल की बात कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट शेल, ये हो गया भाई उसका कॉन्फिगरेशन 2 8 1, है ना, फर्स्ट शेल में 2 फिर 8 और 1। अभी बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रही है ना, ऑक्टेट अभी 7 इलेक्ट्रॉन से लेने से अच्छा है, सोचेगा कोई बात नहीं मैं मेरा 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, सो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इट लूजेस दिस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स अ सोडियम कैटायन, है ना, सोडियम क्या बनेगा, कैटायन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन। दूसरी तरफ क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, है ना, मतलब बाहर की शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन किधर, बाहर के शेल में, कहां पे, क्लोरीन के बाहर के शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन and forms a chloride ion Cl नेगेटिव, यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन बन रहा है, यहाँ पे Cl माइनस, मतलब ये एनायन फॉर्म हो रहा है, कैटायन फॉर्म हो रहा है। अभी क्या होगा, दिस ऑपोजिटली charged ions are held together by electrostatic forces to form NaCl, इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेगी और एक आयन बनेगा, इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड। देखो यहाँ पे ये क्लोरीन है, ये
सोडियम है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, इसके पास बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे जाएगा। फिर यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 3 शेल थे, 2 शेल्स बन गए, के शेल, एल शेल, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इस पे कैसे चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। फिर उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस लगेंगे और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ओके, क्लियर है? ये इजी सा एग्जांपल था, फेमस था, मतलब कहीं पे भी बेसिक से जब तुम लर्न करते हो ना, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, NaCl, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड, अनदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल इजी, एक बार मेथड समझ रहे हैं कि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा के होंगे, मेटल्स लूज करेंगे, नॉन मेटल्स क्या करेंगे, गेन करेंगे, बस वही प्रोसेस रिपीटेड है। मैग्नीशियम है, 282 का कॉन्फ़िगरेशन है, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा टू फॉर्म मैग्नीशियम कैटायन। मैग्नीशियम क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम कैटायन। क्लोरीन है, 287 कॉन्फ़िगरेशन है, क्या करेगा, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू फॉर्म क्लोराइड NiCl माइनस। तो बेटा मैम अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर कैसे बाकी का 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बेटा, MgCl2 फॉर्म होगा, मतलब क्लोरीन के 2 होंगे, ठीक है, 2 क्लोरीन होंगे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। एक देखो, मैग्नीशियम एटम है, क्लोरीन एटम है, मतलब मैग्नीशियम का 1 एटम, क्लोरीन के 2, इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक इसको देगा, एक इसको देगा, तो मैग्नीशियम कैटायन बन गया। जहां पे जब मैग्नीशियम कैटायन बनेगा तो क्लोराइड एनायन बनेगा, एक इसके पास दिया तो इसके 287 थे तो 288 हो गए, एक इसको दिया तो 287 थे तो 288 हो गए, और इसकी दिक्कत भी खत्म, इनकी दिक्कत भी खत्म। क्लोराइड आयंस कंबाइन विथ 1 मैग्नीशियम आयन टू फॉर्म MgCl2, मतलब 2 क्लोराइड आयंस जो होंगे इट विल कंबाइन विथ मैग्नीशियम आयन टू फॉर्म MgCl2। कैटायंस एंड एनायंस एंड MgCl2, भाई पता है हमें, हमारे मेरे बच्चे बड़े स्मार्ट है ना, बच्चे बड़े स्मार्ट है मेरे। कैटायन पता है क्या होता है, Mg2+, जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन वही तो कैटायन होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही तो एनायन होगा। हो यस मैम, डन, समझ में आ गया। एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, अभी आयनिक कंपाउंड्स के क्या प्रॉपर्टीज होंगे, देखो कैसे कैसे करेंगे हम लोग, कैसे एक्सपेरिमेंट। सेट स्टेप्स क्या है, सैंपल कलेक्ट करो, गैदर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और अदर सॉल्ट्स, कोई भी सॉल्ट्स कलेक्ट करो, ऑब्जर्व फिजिकल स्टेट, क्या फिजिकल स्टेट होगा, नोट द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्ट। स्टेप्स है बेटा, इंटरफेरेंस मतलब ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिए हैं, स्टेप्स देखो, हीट टेस्ट, बाद में हीटिंग का टेस्ट करेंगे, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईच सॉल्ट ऑन अ मेटल स्पैचुला एंड हीट इट। स्पैचुला ऐसा होता है जो स्पून होती है ना हमारी, वैसे स्पैचुला पे थोड़ा सा सॉल्ट लो और उसको हीट करो, फिर क्या होगा, और हीट करो डायरेक्टली फ्लेम पे रख दो हीट करने के लिए, कलर चेंज हो रहा है क्या, वो ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व इफ एनी कलर चेंज, और मेल्टिंग ऑफ द कंपाउंड हो रहा है क्या, सोल्यूबिलिटी, टेस्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉल्ट्स इन वाटर, वाटर में डालो, पेट्रोल में डालो, केरोसिन पे डालो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, रिकॉर्ड विच सॉल्वेंट्स द सॉल्ट्स डिसॉल्व इन, कौन सा सॉल्वेंट में, वाटर में, पेट्रोल में, केरोसिन में, कौन सा सॉल्वेंट में सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट कैसे करेंगे, सेट अप अ सर्किट विथ electrodes inserted into a salt solution में electrodes डालो, observe if salts conduct electricity, salts electricity conduct करेंगे मतलब good conductors है, नहीं करेंगे तो poor conductors है। ये करने के बाद क्या पता चलता है, physical state, आयनिक कंपाउंड्स जो होंगे मैम वो होंगे सॉलिड्स, हाँ जी बेटा करेक्ट है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, हीट करने पे सम में इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम एंड मेल्ट, क्या होगा जब हम हीट करते हैं तो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, ब्लू फ्लेम, येलो फ्लेम, ऐसे जो मेटल्स होंगे वो जो भी सॉल्ट्स फॉर्म होंगे वो ऐसे अलग अलग कलर इम्पार्ट करेंगे, मतलब जो फ्लेम होगी वो बहुत ब्यूटीफुल कलर्स की मिलेगी, तो मतलब दे विल इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम और मेल्ट कर जाएंगे। सोल्यूबिलिटी क्या है,
आयनिक कंपाउंड्स जनरली डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व तो कर जाएंगे, बट नॉट इन पेट्रोल और केरोसिन, पेट्रोल और केरोसिन में डिसॉल्व नहीं होंगे। कंडक्टिविटी, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सोल्यूशन। जब भी कोई सोल्यूशन में, देखो यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन है, ग्रेफाइट है, बीकर है, और जब भी ये सोल्यूशन में हम लोग सर्किट ऑन करेंगे, मतलब क्या होगा, यहाँ पे बल्ब ग्लो होगा, मतलब ये जो सोल्यूशन है क्या कर रहा है, द सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आयनिक कंपाउंड्स क्या है, दे आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। क्लियर? देखो यहाँ पे बर्न कर रहा है, दोनों हीटिंग सॉल्ट सैंपल और स्पैचुला, ठीक है, ये हीट करने वाला टेस्ट था, ये कंडक्टिविटी का टेस्ट था। ओके, एनसीईआरटी के डायग्राम्स, आपके एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स है। प्रॉपर्टीज क्या होंगे आयनिक कंपाउंड्स के, फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखेंगे, सोल्यूबिलिटी के बारे में देखेंगे, वैसे तो पढ़ ही लिया है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिजिकल नेचर, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, कैसे है, सॉलिड है, हार्ड है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, एनायन है, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, इसलिए दे आर सॉलिड्स। दे आर ब्रिटल, कैसे है, ब्रिटल है, मतलब ब्रेक हो जाएंगे, उनको मारा पिटा तो ब्रेक हो जाएंगे, दे आर ब्रिटल एंड कैन ब्रेक व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई, बिकॉज क्यों, रीजन पूछ लेते कई बार, क्यों, क्योंकि बेटा उनमें स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, हमने बोला ना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उनका, उनमें स्ट्रॉन्ग आयनिक कनेक्शन से अट्रैक्शन, उनके बीच में बहुत गहरा बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, उस वजह से उनके जो बॉन्ड होंगे उनको ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज क्यों हो रहा है ऐसे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, Na+ और Cl- मान लो, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन, वो बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। सोल्यूबिलिटी, जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल, पढ़ लिया। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका स्ट्रक्चर वैसा है, कंडक्ट नहीं कर सकते, बट मोल्टन स्टेट और सोल्यूशन के फॉर्म में पानी में डिसॉल्व किया तो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज आयंस कैन मूव फ्रीली, दे कैन मूव फ्रीली। आयंस कैसे कर सकते हैं, जब भी हम वाटर में डालेंगे तो Na+Cl- सेपरेट आउट हो जाए और क्या करेंगे, दे कैन मूव फ्रीली और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बट सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकते, मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म में करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। क्लियर? हाँ जी, देखो अकरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, आयनिक कंपाउंड्स के, अभी यहाँ से मेटल्स, मेटल्स कहाँ पे मिलेंगे, है ना, कहाँ पे मिलेंगे, अभी प्यूरिफाई कैसे करेंगे वो सब है आगे। अकरेंस कहाँ पे मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट, अ मेजर सोर्स, अर्थ क्रस्ट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मेटल्स, अर्थ के क्रस्ट में मिलेंगे, है ना, मेंटल क्रस्ट, कोर, अर्थ के 3 लेयर्स, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, है ना, यस। सी वाटर, अर्थ के क्रस्ट में सी वाटर एज अ सोर्स, सी वाटर कंटेन्स सोल्यूबल सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे सॉल्ट्स हमें मिल जाते हैं सी वाटर में। अगर हम मिनरल्स की बात करें, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, naturally occurring substances in the earth's crust are called as minerals. ठीक है, जो सब्सटेंसेस नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस कहाँ पे जब मिलेंगे हमें, अर्थ क्रस्ट में जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस मिलेंगे उनको हमने क्या बोला है, मिनरल्स बोला है। तो फिर ओर्स क्या है ना, ओर्स क्या है,
Some minerals contain high percentage of particular matter. कुछ minerals में बहुत ज्यादा particular matter होता है. If a metal can be profitably extracted from a mineral, it is called an ore. ये देखो, ये एक मिनरल है, ठीक है, ये क्या है, इट्स अ मिनरल. उस मिनरल में से अगर हम प्रॉफिटेबली, मतलब ऐसा नहीं कि इतना बड़ा मिनरल ब्रेक किया और उसमें से हमें इतना सा मेटल मिला, नहीं, बट प्रॉफिटेबली अगर हम यहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, और बोलेंगे. अगेन, इफ अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली फ्रॉम अ मिनरल, मिनरल में से अगर हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, इट इज कॉल्ड एन ओर. उसे हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं. ठीक है, मिनरल्स में, मिनरल क्लियर है क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंसेस जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, और जो मिनरल्स उनमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल्स होंगे, उसमें हाई परसेंटेज ऑफ क्या होंगे, मेटल्स होंगे, जो हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसे हम बोलेंगे ओर. क्लियर? यस. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे मेटल्स को, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ ली, मतलब मेटल्स को बाहर कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे लेंगे हम लोग, ताकि वैसे तो यूज नहीं कर सकते प्योर मिनरल के फॉर्म में, मेटल्स को रिमूव करना पड़ेगा, है ना, तो वो कैसे करेंगे, उसको हम एक्सट्रैक्शन बोलेंगे. रिएक्टिविटी सीरीज एंड मेटल एक्सट्रैक्शन. नॉलेज ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स. ये जो ओर हमने पढ़ा है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज एन ओर. ये जो ओर है, और में से मेटल कैसे निकालेंगे, कैसे हेल्प करेगा, हम लोग स्टडी करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज. तो रिएक्टिविटी सीरीज से हम हेल्प लेके कर सकते हैं. फ्री स्टेट. सम मेटल्स आर फाउंड नेचुरली इन देयर प्योर फॉर्म. नेचुरली मिल जाएंगे, उनके प्योर फॉर्म में ही मिल जाएंगे. कंपाउंड फॉर्म. अदर्स आर फाउंड एज कंपाउंड्स इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ के क्रस्ट में कंपाउंड के फॉर्म में कुछ अदर दूसरे वाले मिलेंगे. तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, लो रिएक्टिविटी, अगर यहाँ पे लो रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी, मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव, अरे यार एक सेकेंड, लो रिएक्टिविटी, ये तो पढ़ा है ना हमने रिएक्टिविटी सीरीज, हाई एंड मीडियम. ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन द फ्री स्टेट. फ्री स्टेट में मिलेंगे कौन से, जो लीस्ट रिएक्टिव है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर. लीस्ट रिएक्टिव है, फ्री स्टेट में मिलेंगे. कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर और सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड एज सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स. कैसे मिलेंगे, सल्फाइड और या फिर ऑक्साइड ओर्स के फॉर्म में. हाई रिएक्टिव कहां पे होंगे, टॉप ऑफ द सीरीज में होंगे. हाईली रिएक्टिव मेटल्स नेवर फाउंड इन फ्री फॉर्म. कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं होंगे. फ्री फॉर्म में होंगे तो रिएक्ट करते रहेंगे, आग लगती रहेगी. अगर पोटेशियम की बात करेंगे तो, सोडियम की बात करेंगे तो, है ना, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कैसे है, दे आर हाईली रिएक्टिव और फ्री फॉर्म में नहीं मिलेंगे. अभी मीडियम वाले, जो मीडियम रिएक्टिविटी है, मिडल ऑफ द सीरीज में जो मीडियमली रिएक्टिव है, ठीक है. मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स, है ना. ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स के फॉर्म में, सल्फाइड्स के फॉर्म या फिर कार्बोनेट्स के फॉर्म में. एग्जाम्पल क्या है, जिंक, आयरन और लेड. ठीक है बेटा, ये समझ में आ जाएगा, पढ़ते ही ना समझ में आ गया. इतने अच्छे से लिख दे कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. देखो यहाँ पे सारी रिएक्टिविटी दे दी आपको, किस वे में हम उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे वो भी हमें पढ़ना है, वो भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. अबंडेंस ऑफ ऑक्साइड ओर्स. मेनी मेटल ओर्स are found as oxides due to their high reactivity and abundance of oxygen. ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से they are found as oxides. थ्री कैटेगरी ऑफ मेटल्स बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी. एक लो रिएक्टिविटी, मीडियम, हाई. ठीक है, देख लिया. एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स, बहुत अलग अलग एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स हम यूज करते हैं ताकि और में से मेटल को हम सेपरेट कर पाए. डिफरेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ मेटल्स. सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्टिंग. ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स हम लोग यूज करते हैं जिससे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके, किसमें से, ओर से. बस वही बात. यहाँ पे देखो, ये जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं. जो मिडल में है, ठीक है,
मॉडरेटली। तो इनको हम रिडक्शन यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग कार्बन। यहाँ पे जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है दे आर फाउंड इन इट्स नेटिव स्टेट्स, है ना, वो प्योर फॉर्म में ही मिल जाते हैं हमें। ओके, अभी देखेंगे एक्सट्रैक्शंस वगैरह सब देखेंगे, देख लो। यस, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और होगा तो फिर वो बेटा हमें पहले पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल है। जो हाई रिएक्टिव है वो मेटल है, जो मेटल वैसा है कि जो मीडियम रिएक्टिव करता है, जो मेटल ऐसा है कि जो बहुत कम रिएक्ट करता है, तो हमें ये पता करना होगा पहले। फिर अगर बहुत हाईली रिएक्टिव है मेटल, ठीक है, बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है, तो क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं और उससे हमें एक प्योर मेटल मिल जाएगा। अगर मेटल बहुत कम रिएक्टिव है, ठीक है, तो सल्फाइड और, अगर सल्फाइड और फॉर्म होगा उसको हम रोस्टिंग से, वो वाली रोस्टिंग नहीं, वो वाली रोस्टिंग नहीं, समझेंगे विच वाली रोस्टिंग, समझेंगे, फिर उससे मेटल बन जाएगा उसकी, फिर हम रिफाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम रिफाइन कर सकते हैं मेटल को। सारे नाम नहीं समझ में आ रहे, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मीडियम रिएक्टिव वाला है तो हम लोग कार्बोनेट और होगा या फिर सल्फाइड और होगा। कार्बोनेट और होगा तो कैल्सिनेशन करेंगे, सल्फाइड और होगा तो उसकी रोस्टिंग करेंगे, फिर ऑक्साइड मिलेगा मेटल का, रिडक्शन कर सकते हैं और लास्ट प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, उससे हमें प्यूरिफाइड मेटल मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेसेस समझने हैं, ये सारे प्रोसेसेस समझने हैं। देखो एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है, पहले तो इम्प्योरिटीज होंगी, है ना, इम्प्योरिटीज होंगी ओर्स में। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ कंटेन इम्प्योरिटीज लाइक सॉल्ट एंड सैंड। सॉइल होगा, सैंड होगा, उसको हम गैंग बोलते, क्या बोलते हैं, गैंग बोलेंगे। तो ये जो ओर है उसमें, जो अर्थ में हमें ओर मिलेगा उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होंगे, फिर नीड फॉर एनरिचमेंट, हमें उसको प्योर करना पड़ेगा भाई। तो बिफोर एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स यांग मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ओर, ये जो इम्प्योरिटी है उसको निकालना पड़ेगा ओर में से, है ना। फिर सेपरेशन टेक्निक्स की बात करेंगे। The method to remove yang is based on the physical or chemical differences between the ore and the yang. उनमें कैसा physical difference है, वेट कम ज्यादा है क्या, कोई हाईली सोल्यूबल है, कुछ हाईली सोल्यूबल नहीं है ना, ये हम लोग सेपरेट करेंगे। उस बेसिस पे हम ओर और मेटल को सेपरेट कर सकते हैं। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज। बहुत अलग अलग टेक्निक्स हम यूज करते हैं, किस पे डिपेंड करेगा कि कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कि ओर कैसा है ना, और इम्प्योरिटी कैसी है, तो इम्प्योरिटी सोल्यूबल है क्या, उसको ये कर सकते हैं क्या, इवेपोरेबल है क्या, इवेपोरेट कर सकते हैं क्या, इजीली इवेपोरेट हो जाएगा तो बाद में हमें मिल जाएगा अपना प्योर मेटल। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे जिससे हम कंसिडर करके इनको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर, हाँ जी, यस। देखो नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज, है ना, जो लोअर एक्टिविटी सीरीज में मेटल्स है उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे नहीं, एक्सट्रैक्ट करेंगे। अनरिएक्टिव नेचर, उनका नेचर एक तो अनरिएक्टिव है ना, गोल्ड वगैरह है, दे आर अनरिएक्टिव। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। रिडक्शन बाय हीटिंग, क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे बाय हीटिंग। ऑक्साइड्स ऑफ दिस मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन, सिर्फ हीट करके उनको ये कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मर्क्यूरी को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, मर्क्यूरी जो होता उसका ओर जो है इट इज सिनाबार। क्या ओर है, और जिसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, और क्या है जिसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सिनाबार इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी। व्हेन हीटेड इन एयर HgS is first converted to mercuric oxide। जब हीट करेंगे क्या बनेगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। फर्दर हीटिंग, यहाँ पे देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना, HgS ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, जब हमने हीट किया तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना। फर्दर हीटिंग रिड्यूसेस HgO, ये जो HgO बना है फर्दर रिड्यूसेस टू फॉर्म मर्क्यूरी, यहाँ पे मर्क्यूरी बन गया। टू स्टेप प्रोसेस है, पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना और हीट किया तो क्या बना, हमें जो मर्क्यूरी चाहिए था, वी फाउंड दैट।
एग्जाम्पल एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर ले लो, copper Cu2s can be extracted by heating in air. Cu2s reacts with oxygen to form copper oxide. ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा और 2SO2 रिएक्शंस बेटा ध्यान में रखनी है। ओके, फर्दर हीटिंग, जब हम और हीट करेंगे इट विल लीड टू द रिडक्शन ऑफ CO2O एंड Cu2s प्रोड्यूसिंग कॉपर। ठीक है, जब भी और हीट करेंगे कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फाइड क्या बनेगा, कॉपर और SO2। क्लियर? क्लियर है? हाँ जी। अभी एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो बीच में वाले मेटल्स है मॉडरेट रिएक्टिविटी जो रिएक्टिव है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव है तो मेटल्स लाइक आयरन जिंक लेड कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव, दे आर यूजुअली फाउंड एज सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। कैसे मिलेंगे हमें नेचर में, सल्फाइड्स के फॉर्म में या फिर कार्बोनेट्स के फॉर्म में। कन्वर्जन टू मेटल ऑक्साइड, फर्स्ट स्टेप क्या है, इट इज इजियर टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स देन फ्रॉम सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। ठीक है, यहाँ हमें मिलते हैं सल्फाइड्स और कार्बोनेट के फॉर्म में, बट उनके फॉर्म उनसे एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं पहले उनको ऑक्साइड के फॉर्म में लालच देंगे, ऑक्साइड के फॉर्म में हम उनको ये करेंगे कन्वर्ट करेंगे, तो ऑक्साइड के फॉर्म से इजी का होगा एक्सट्रैक्ट करना। सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड टू ऑक्साइड्स, जो ZnS है जिंक सल्फाइड का ओर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे ZnO बनेगा और SO2 रिलीज होगा बाय रोस्टिंग। ये है रोस्टिंग। क्या है, जब हम एक्सेस एयर में हम हीट करते हैं उसे बोलते हैं रोस्टिंग। टू प्रोसेसेस है, एक रोस्टिंग जब हीट एक्सेस यूज होती है, कैल्सिनेशन नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कैल्सिनेशन। चलो बता ही देती हूँ। जो कार्बोनेट ओर्स है, ठीक है, सल्फाइड ओर्स का क्या किया जाता है भाई, रोस्टिंग की जाती है, मतलब एक्सेस एयर दी जाती है, और कार्बोनेट जो ओर्स है वो कन्वर्ट होते हैं ऑक्साइड में बाय कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या है, लिमिटेड एयर में। रोस्टिंग क्या है, एक्सेस एयर में सल्फाइड ओर के साथ। कैल्सिनेशन क्या है, लिमिटेड एयर में कार्बोनेट ओर्स के साथ। तो ये ZnCO3 है, ZnO बनेगा और CO2 बनेगा। क्लियर है? रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स जो होंगे दे आर रिड्यूस्ड टू मेटल्स यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन। क्या रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया हमने, जो मेटल ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया, जिंक ऑक्साइड को क्या करवाया, कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया, मतलब रिड्यूस करवाया, तो क्या बन गया, Zn बन गया और CO अलग से बन गया। क्लियर है? दिस इज a reduction process where only oxygen is removed from the oxide, ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ओके, स्टेप समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो ZnO मिला था, यहाँ पे जो ZnO मिला था, यहाँ पे हमने उसको रिड्यूस करवाया, बस सिंपल। अगर ये चीजें याद रखो, रोस्टिंग कैल्सिनेशन पूछ लेते हैं। रोस्टिंग क्या है, एक्सेस एयर में हीट करना, किसके साथ, सल्फाइड ओर्स के साथ हम रोस्टिंग करेंगे। जो कैल्सिनेशन है, लिमिटेड एयर में हीट करना फ्रॉम कार्बोनेट ओर्स। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। भाई ये तो हमने पढ़ रखा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें ये आता है मैम, हमें आता है। जब ऐसा नया नया टॉपिक आता है तो ऐसे बैठ जाते हो, नहीं यार लर्न करना पड़ेगा। जब ऐसा टॉपिक आता है कि पढ़ रखा है तो फिर ऐसे एनर्जी आ जाती है कि हाँ ये तो हमें आता है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। ये पढ़ रखा है बेटा हमने। जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है इज रिड्यूस बाय एल्यूमिनियम, तो ये MnO2 जो था एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया तो Mn अलग हो जाएगा और Al2O3 बन जाएगा। Al ने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैसे पता चला मैम आपको,
हीट दिख रही है ना, हीट इवॉल्व हो रही है, हीट इज गेटिंग लिबरेटेड, मतलब रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। इन दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज एंड मैग्नीज इज रिड्यूस। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, एल्यूमिनियम का, है ना, एल्यूमिनियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ, मैंगनीज से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इट गॉट रिड्यूस्ड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी पढ़ रखा है। नेक्स्ट इज thermite reaction. The reaction between iron oxide and aluminium produces molten iron used to join railway tracks. Thermite reaction से क्या होता है बेटा, जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह होते हैं उनकी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको जो रिपेयर करना होता है वो ज्वाइन करने में यूज होता है, और जो मशीन के पार्ट्स उनको रिपेयर करने में यूज होता है। तो ये जो आयन ऑक्साइड है एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, आयन अलग हो जाएगा, Al2O3 बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगेन हीट लिबरेट होगी। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बता दिया मैम ने, हीट इवॉल्व होगी, हीट जनरेटेड मेटल्स, द हीट जो जनरेट हो रही है इट विल मेल्ट द मेटल, ठीक है, जो हीट जनरेट हो रही है मेटल मेल्ट होगा, है ना, मेटल मेल्ट होने के बाद वी कैन इजिली जॉइन इट, या फिर रिपेयरिंग में यूज होता है रेलवे ट्रैक्स में, है ना। जो मेटल मेल्ट होगा बेटा, कभी कोई नहीं, चलो एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा बट पता भी होगा, अगर मेटल को हीट करेंगे, मेटल जब मेल्ट होगा तो वापस जब हम प्लास्टिक नहीं, जब हम लोग नहीं जाएंगे उसमें नहीं जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना एंड मोमेंट पे, ठीक है। जब मेटल को हीट करेंगे बेटा, मेटल मेल्ट होगा, फिर हम उनको ज्वाइन करेंगे, वापस से जब कूल डाउन होगा तो इट विल गेट ज्वाइन, बस बेसिकली उतना ही, ज्यादा नहीं। देखो नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अभी जो टॉप वाले मेटल है एक्टिविटी सीरीज में, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, टॉप में है हाईली रिएक्टिव, है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, metals at the top of reactivity series, sodium, magnesium, calcium, aluminium are very reactive, है ना, बहुत ज्यादा reactive है, they cannot be reduced by carbon because they have higher affinity of oxygen, उनमें affinity of oxygen ज्यादा है, कार्बन से रिड्यूस नहीं करवाया जा सकता क्योंकि ऑक्सीजन से प्रेम बहुत ज्यादा है, नहीं छोड़ेंगे ऑक्सीजन को, है ना, सो दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। फिर क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएंगे, क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाएंगे, कैसे, दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, कौन से, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। क्या है देखो, क्या रिएक्शन हुई, यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे कैथोड है, एनोड है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिव चार्ज है, उतना पता है, ठीक है। कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई है, एट द कैथोड जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स है ना, कैथोड जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, मेटल्स आर डिपॉजिटेड, वहां पे क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ मेटल्स होगा, जैसे सोडियम का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोजिशन, Na+ आयन के फॉर्म में, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा एट कैथोड, ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अभी दूसरी साइड एनोड में क्या हो रहा है, क्लोरीन इज लिबरेटेड, क्लोरीन क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग लिबरेटेड, तो जो 2Cl है, क्लोरीन जो है इट इज गेटिंग लिबरेटेड, Cl बना और इलेक्ट्रॉन्स देगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट। क्लियर है क्या हो रहा है रिएक्शन में, कैथोड में क्या हो रहा है, Na+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, Na बन रहा है, और एनोड में क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में क्लोरीन क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। क्लियर, हाँ जी क्लियर है, क्लियर है, ये समझ में आ गई ना रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना, Na जो है इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या बनेगा, Na+ था। क्लियर है क्या बेटा, दोनों चीजें क्लियर है क्या, ये रिएक्शंस, कुछ गलत बोल दिया कि मैंने, क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ कुछ तो गड़बड़ कर दी है मैंने यहाँ पे, ओके 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 ओके, हाँ देखो बेटा, Na लूज कर, ये रिएक्शन ऐसी है कि Na जब इलेक्ट्रॉन गेन कर, Na पॉजिटिव है, कि टायन है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो Na बनेगा, ओके,
एक टाइम, लास्ट टाइम मैंने जो बोला था उल्टा सा बोल दिया था थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे रिएक्शन ऐसी होगी। ओके, ये पूरा समझ में आ गया, पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कैसे किया हमने, क्लियर। नेक्स्ट देखो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग कैसे करेंगे, इम्प्योरिटीज क्या होंगी, मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम रिडक्शन प्रोसेस आर इम्प्योर, है ना। रिडक्शन प्रोसेस से हमने मेटल ऑब्टेन कर लिया, बट वो जो मेटल होगा बेटा दैट इज इम्प्योर। नीड फॉर रिफाइनिंग, क्यों करेंगे भाई, प्योर मेटल करने के लिए, हमें प्योर मेटल चाहिए, है ना, और इम्प्योरिटीज रिमूव करनी है, बस यही तो है नीड फॉर रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यहाँ पे वही है, अच्छे से समझो। Metals refined by electrolysis. Common metals refined by electrolytic refining include copper, zinc, tin, nickel, silver and gold. क्या सेटअप करेंगे, एनोड पे कुछ लगाएंगे, कैथोड किसी का बना होगा, एनोड किसी का बना होगा, समझो। और ये जो सोल्यूशन है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। कैनोड, कैथोड और एक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एनोड पे द इम्प्योर मेटल इज यूज्ड एज अ एनोड। पॉजिटिव चार्ज जो है एनोड, जो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है, यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, इम्प्योर मेथड, इम्प्योर जो मेटल होगा उससे हम एनोड बनाएंगे, ठीक है। कैथोड, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज यूज्ड एज कैथोड। थिन स्ट्रिप किसकी, प्योर मेटल की, उसे हम एज अ स्ट्रिप, छोटी सी पतली सी स्ट्रिप ऑफ अ प्योर मेटल, उसे हम नेगेटिव टर्मिनल पे लगाएं, वो एक नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, मतलब हमारा कैथोड बनेगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। मेटल सॉल्ट जो होगा उसका सॉल्यूशन हम यूज करेंगे एज एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या हो रहा है अभी, जैसे ही हम करंट पास करेंगे, देखो पासिंग करंट, जैसे ही हम करंट पास करेंगे, पासिंग करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्स द इम्प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड। क्या हो रहा है, करंट पास करने पे ये जो इम्प्योर मेटल है वो डिसॉल्व होते जाएगा, क्या होगा, इट विल गेट डिसॉल्व। फिर क्या होगा, प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। फिर ये जो डिसॉल्व होगा उसमें से जो प्योर मेटल होगा, यहाँ पे प्योर मेटल की स्ट्रिप थी, तो यहाँ पे जो प्योर मेटल निकलेगा वो यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा ऑन द कैथोड। कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, डिसॉल्व, डिपॉजिट कहाँ पे हो रहा है, ऑन द कैथोड। अगेन जब भी यहाँ पे होगा इम्प्योर मेटल, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तब क्या होगा, यहाँ पे जो एनोड है वहां मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, वहां पे क्या होगा, डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे ही ये डिसॉल्व होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्योर मेटल है वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, टुवर्ड्स द कैथोड, जो हमारी प्योर स्ट्रिप ऑफ मेटल थी। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज रिमेन इन द सोल्यूशन, ये जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे सोल्यूशन में पड़े रहेंगे, इससे उनका कोई काम नहीं है। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज सेटल एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड एनोड मड, ठीक है। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज सोल्यूशन में ऐसे रहेंगे, और जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ एनोड मड ऐसे ही नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम, ठीक है। ये दोनों इम्प्योरिटीज क्या फॉर्म हो गए, प्योर मेटल के साथ क्या होता है, और ये पॉइंट्स बस समझ लो, ये डन है। यहाँ पे दिया है देखो, कैथोड नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव, करंट का सेटअप, हमें करंट पास करवाना है। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, हमने बोला था ना मेटल का सॉल्यूशन चाहिए, है ना, मेटल का सॉल्यूशन चाहिए, तो जो हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ पे किसका सॉल्यूशन है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये टैंक दिया है, ठीक है। यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे, ये है हमारा क्या, इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज आर इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जब प्रोसेस होगी, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज सोल्यूशन में ऐसे ही रहेगी, जो इनसोल्यूबल है, जो सोल्यूबल नहीं है वो इम्प्योरिटीज यहाँ पे फॉर्म, मड के फॉर्म में, जैसे हम बोलते हैं एनोड मड, उसके फॉर्म में यहाँ पे एट दी बॉटम ऑफ द टैंक सेटल डाउन हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है क्या दोनों, ये क्या हो रहा है, एग्जैक्ट प्रोसेस में हो क्या रहा है, ये दिमाग में घुस गया, एकदम एकदम घुस गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। यस, कोरोजन पता है क्या बेटा, कोरोजन पता है क्या, हाँ जंग लगना, जैसे हम लोग, मैम मम्मा बोलती है ना हमारी कि दिमाग यूज कर ले,
पढ़ ले, नहीं तो दिमाग पे जंग लग जाएगा, काम करना बंद कर देगा, है ना। तो भाई कोरोजन क्या है, देखो बेसिकली हमने देखा है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, है ना, मतलब कि उनमें एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ब्लैक हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं, मॉइस्चर के साथ ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होता है तब उनके रिएक्शन हो जाता है। तो ये बेसिकली यही जो प्रोसेस है उन्हें हम बोलते हैं कोरोजन। जैसे अगर हम सिल्वर का एग्जांपल ले, इट विल टर्न ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड। क्या फॉर्म हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो जाएगा। कॉपर की बात करें, कॉपर विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग अ ग्रीन कोट ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्या बन जाएगा, कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर forms a brown flaky substance called rust. Iron, important. आयन जब मॉइस्ट एयर के साथ हम लोग एक्सपोज करेंगे इनटू मॉइस्ट एयर, एक ब्राउनिश फ्लेकी सब्सटेंस बन जाता है, पता होगा, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट, जंग लगना, वही रस्ट होता है। तो क्यों होती है रस्टिंग, है ना, क्यों होती है रस्टिंग, क्या उसके कोई कंडीशंस है क्या, या फिर हर जगह पे रस्टिंग हो जाएगी, नो, देयर आर सम कंडीशंस, ठीक है। पहले हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। टेक 3 टेस्ट ट्यूब ABC कंटेनिंग क्लीन आयन नेल्स, हमने आयन नेल्स लिए, टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब B, हर टेस्ट ट्यूब C में 3 आयन नेल्स लिए इन टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब B एंड टेस्ट ट्यूब C। टेस्ट ट्यूब ए में क्या हो रहा है, कंटेन्स वाटर एंड एयर, क्या है पहले वो देखो। इसमें टेस्ट ट्यूब ए जो है उसमें वाटर भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या कंडीशन मेंटेन की, कंटेन्स बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर एंड ऑयल टू प्रिवेंट एयर फ्रॉम डिसॉल्विंग। बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है और यहाँ पे हमने ऑयल की एक लेयर बना दी है ताकि एयर ना आए, ठीक है। पहले में वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट था, दूसरे टेस्ट ट्यूब में वाटर तो लिया हमने बट एयर की एंट्री नहीं आने दी, कैसे, ऑयल का एक लेयर डाल दिया उसमें तो एयर अलाउ नहीं होगी टू पास। टेस्ट ट्यूब सी में क्या क्या, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला, तो बेटा ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है क्या करेगा, जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट है ना वो सब एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब यहाँ पे वाटर भी नहीं है, यहाँ पे एयर भी नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों हमने कंडीशन मेंटेन किए और तीनों में हमने कुछ आयन नेल्स डाले जो क्लियर कट अच्छे थे, मतलब नए नए लाके हमने वो आयन नेल्स को उनमें डाला। तो क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब ए में क्या हुआ, आयन नेल्स की रस्टिंग हो गई भाई, क्यों, क्योंकि एयर भी प्रेजेंट थी और वाटर भी प्रेजेंट था, आयन नेल्स रस्ट हुए, क्यों, क्योंकि एयर भी प्रेजेंट थी एंड वाटर वाज आल्सो प्रेजेंट। टेस्ट ट्यूब बी में क्या हुआ, नेल्स डू नॉट रस्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं थी, सिर्फ पानी प्रेजेंट था, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं थी, सिर्फ पानी प्रेजेंट था। और यहाँ पे हमने जितना भी मॉइस्चर था वो कैसे ले लिया था, फ्रॉम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पे सिर्फ ड्राई एयर प्रेजेंट है ना, सिर्फ ड्राई एयर प्रेजेंट है। तो टेस्ट ट्यूब सी में क्या हुआ, नेल्स डू नॉट रस्ट एज नो मॉइस्चर इज प्रेजेंट, ओनली एयर इज प्रेजेंट। यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर प्रेजेंट था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर प्रेजेंट थी, क्लियर है। तो रस्टिंग कहाँ पे हुई, जहां पे दोनों कंडीशंस थे, वाटर भी था और एयर भी प्रेजेंट थी। मतलब क्या कर सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, व्हाट कैन बी कंक्लूड, देवी और सज्जनों, इससे हमें क्या पता चलता है कि रस्टिंग के लिए ये दोनों चीजें ही नेसेसरी है। सिंपल मैम, सिंपल, यस। क्या कंक्लूजन है, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ बोथ एयर, मतलब ऑक्सीजन भी चाहिए, और वाटर मतलब मॉइस्चर भी चाहिए। कोई भी चीज को जंग लगने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड एंड वाटर भी रिक्वायर्ड है, मतलब मॉइस्चर रिक्वायर्ड है, क्लियर है। देखने में कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है बट पढ़ लोगे तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है भाई। नेक्स्ट, अभी प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कोरोजन को कि ना हो, हम चाहते हैं क्या कि हमारे जो सब्सटेंसेस है आयन से बने हुए सारे करोड़ हो जाए, पानी थोड़ा सा मिल गया, मॉइस्चर मिल गया और ऑक्सीजन तो होती है एयर में, तो रस्ट लग जाए, नहीं चाहते, तो क्या करेंगे, पेंटिंग, ऑयलिंग, स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है, हाँ रुको,
क्या कर सकते हैं हम, पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। कोट्स ऑफ आयरन प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर, कोटिंग लगा देंगे ना पेंट की, ऑयल की, ग्रीस की, उसकी वजह से क्या होगा कि जो एयर का मॉइस्चर है, मॉइस्चर नहीं आएगा तो रस्टिंग नहीं होगी। गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन में क्या, थिन जिंक लेयर, जिंक की लेयर लगाते हैं, प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। क्या होगा, गैल्वेनाइजेशन में एक जिंक की लेयर लगा देंगे अराउंड द मेटल, अराउंड द स्टील, अराउंड द आयरन, तो उससे क्या होगा, उससे रस्टिंग नहीं होगी भाई। जिंक प्रिवेंट्स रस्टिंग even if the coating is broken as zinc corrodes instead of the iron beneath। क्या corrode होगा, सारे जख्म जो है कौन ले लेगा, जिंक। सारे जख्म किस पे आएंगे, जिंक पे। बहुत सैक्रिफाइस किया जिंक ने, है ना। सो जिंक विल करोड इंस्टेड ऑफ आयरन, आयरन की कोटिंग यहाँ पे आयरन होगा। मानो कोई भी सब्सटेंस, यहाँ पे आयरन है, ठीक है, ये आयरन है, और यहाँ पे हमने जिंक की एक कोटिंग लगा दी, यहाँ पे जिंक की एक कोटिंग लगा दी थ्रू आउट द आयरन, तो कौन करोड होगा, सबसे पहले जिंक कोरोड होगा एंड आयरन विल नॉट गेट कोरोडेड। तो यहां से भी मैम वहां से एयर एंटर हो जाएगी, हाँ भाई हाँ, सब जगह से, ठीक है। तो जिंक विल प्रिवेंट रस्टिंग, है ना। कौन करोड़ेगा, पहले जिंक करोड़ेगा, बोलते हैं ना पहले मुझे मार करना होगा, पहले मुझे मारना होगा तब उस तक पहुंच पाओगे तुम, तो बस वही है, उसको हम प्रोसेस को बोलते बेटा गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट इज अलॉइंग। अलॉय मतलब क्या, अनोइंग नहीं, अनोइंग नहीं, अलॉइंग, अलॉइंग। व्हाट इज अलॉइंग बेटा, मेटल्स को मिक्स करना, मतलब इस वे में उनके प्योर सब्सटेंसेस में नहीं रहने देगा, ताकि वो कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाए, ज्यादा ड्यूरेबल हो जाए, ज्यादा हार्ड हो जाए, है ना। एडवांटेजेस क्या है, देखो पहले अलॉइंग होती कैसे वो पढ़ लो, प्रोसेस ऑफ अलॉइंग, प्रोसेस पढ़ लो कि हाउ इज अलॉइंग डन। मेल्टिंग ऑफ प्राइमरी मेटल, जो मेटल होगा उसको मेल्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे, देन डिसॉल्विंग अदर एलिमेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, जो प्रोपोर्शन में हमें दूसरे एलिमेंट्स चाहिए अलॉय बनाने के लिए, है ना, अलॉय बनाने के लिए जो भी एलिमेंट चाहिए और जितने भी प्रोपोर्शन में चाहिए हम वो एलिमेंट को ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे, वो मिक्सचर को कूल करेंगे, कूलिंग द मिक्सचर टू रूम टेम्परेचर टू फॉर्म द अलॉय, फिर हमारा अलॉय रेडी हो जाएगा। एडवांटेजेस क्या होंगे, एडवांटेजेस क्या होंगे अलॉइंग के, इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स के प्रॉपर्टीज इंप्रूव करेगा, मतलब हार्डनेस, स्ट्रेंथ, कोरोजन, है ना, ये सारे प्रॉपर्टीज इंप्रूव करेगा, कोरोड नहीं होने देगा, कोरोजन रेजिस्टेंट बनाएगा भाई। प्योर आयरन इज सॉफ्ट, प्योर आयरन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, बट मिक्सिंग इट विथ कार्बन, जब भी हम कार्बन से मिक्स करेंगे इट मेक्स इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। 0.05% जब कार्बन हम लोग ऐड करेंगे इन प्योर आयरन तो इट विल मेक अ अलॉय, है ना, आयरन का अलॉय बन जाएगा, तो वो हार्ड होगा और वो स्ट्रॉन्ग होगा। जो स्टेनलेस स्टील होता है ना, जो स्टेनलेस स्टील होता है, जो स्टेनलेस स्टील है किसका अलॉय है, आयरन, निकल और क्रोमियम का अलॉय है। कैसा है, इट इज हार्ड एंड रस्ट रेजिस्टेंट, कैसा है, इट इज हार्ड एंड रस्ट रेजिस्टेंट। क्लियर, क्लियर है व्हाट इज अलॉइंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग अलॉयज। कुछ अलॉयज भी दिए हैं, यस देखो एग्जाम्पल्स है, ब्रास है ना, हम सुनते हैं ना ब्रास है, ये ब्रॉन्ज का बना है, ये ब्रास है, तो कौन सा अलॉय है, ब्रास मतलब क्या क्या है उसमें, ब्रास मतलब, ब्रास किसका अलॉय है, ब्रास एक नाम है, तो वो किससे बना हुआ है, कॉपर और जिंक से, CuNZn, ये पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ठीक है। ब्रॉन्ज किससे बना हुआ है, कॉपर एंड टिन से। बेटा पूछ लेते हैं, ब्रॉन्ज बताओ अलॉय ब्रॉन्ज किससे बना हुआ है, तो कॉपर और टिन से। ये भी पुअर इलेक्ट्रिकल है, ये भी पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। जो सोल्डर है, इट इज एन अलॉय मेड अप ऑफ टिन एंड लेड, किससे बना है, PbSn से, मतलब लेड और टिन से, यूज्ड फॉर वेल्डिंग, बोलते ना सोल्डरिंग करवानी है, तो मतलब सोल्डर जो अलॉय है किससे बना है, टिन और लेड से, वेल्डिंग में, वेल्डिंग में यूज होता है, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट लो है। एमेलगम एंड अलॉय कंटेनिंग मर्क्यूरी, है ना, एमेलगम क्या है, कोई भी अलॉय जिसमें मर्क्यूरी होगा दैट इज एन एमेलगम।
क्लियर है? मर्क्यूरी होगा एलॉय में तो उसे हम एमेल्गम बोलते हैं। बाकी ब्रास, ब्रॉन्ज एंड सोल्डर, दिस आर दी अलॉयज, कुछ अलॉयज के एग्जांपल्स है। ठीक है, यस, दिस इज एन आयरन पिलर और ये है अपने इंडिया में, प्राउड टू बी एन इंडियन, है ना। दिस इज इन इंडिया। और क्यों इतना स्पेशल है मैम? आयरन का ही तो पिलर है, इतने कहीं बना दे हम, है ना। नहीं बेटा, व्हाई इट इज स्पेशल, व्हाई इट इज स्पेशल, देखो, आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली वाज बिल्ट ओवर 1600 years ago। 1600 साल पहले की बात है ना। इतने साल पहले ये आयरन पिलर बना हुआ था। तो क्या स्पेशल है, क्या स्पेशल है? द आयरन वर्कर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया डेवलप्ड अ प्रोसेस टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन मतलब इतने साल पहले भी उनको पता था कि आयरन को रस्ट होने से कैसे बचाया जाए, है ना। आयरन को रस्ट ना हो, आयरन पे जंग ना लगे, रस्टिंग ना हो। सो ये इसलिए इतना स्पेशल है कि अभी भी इट इज दैट मच स्ट्रॉन्ग एंड स्टिल, है ना। रस्टिंग नहीं हुई, इतना नहीं हुआ, मतलब तो इतने साल पुराना है, स्टिल इट इज इट इज अ प्लेस जो अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को। वो लोग आते हैं, साइंटिफिक इंटरेस्ट बहुत है लोगों को इनमें, कि उस टाइम पे भी लोगों को पता था कि कैसे प्रिवेंट किया जाए रस्टिंग को। द पिलर इज 8 meters हाइट, वेज 6 tons एंड रिमेन्स रस्ट रेजिस्टेंट टुडे ऑल्सो। आज के टाइम पे भी इट इज रस्ट रेजिस्टेंट, अट्रैक्टिंग ग्लोबल साइंटिफिक इंटरेस्ट, है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट इंटरेस्टेड है कि इतने साल पहले भी इंडिया में ऐसे दिमाग वाले लोग थे जिन्होंने ये पिलर बनाया। उनको पता था कि इसे रस्ट लग सकता है, इसे रस्ट रेजिस्टेंट बनाना है। मतलब सोचो हमारा इंडिया कितना कितना आगे है। पहले के टाइम पे भी इतने स्मार्ट लोग हुआ करते थे, और बोलो हमारे ही तो पूर्वज सारे, मतलब हमें भी तो स्मार्ट होना चाहिए, है ना। वो मेहनत करते थे, तुम भी मेहनत करो। ओके बेटा, ये हमारा लास्ट टॉपिक ही था वैसे तो, है ना। चैप्टर इधर ही खत्म हो जाता है, लास्ट टॉपिक ही था हमारा, चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। ऐसे ही तो खत्म नहीं करूंगी, आपको थोड़ी चीजें बतानी है मुझे, है ना। जो बेटा हाईलाइट किया है, जो बोला है कि इंपॉर्टेंट है, वहां पे याद रखना, रिएक्शंस जो बोले वो भी याद रखना। और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे। और एक स्पेशल चीज आपको मिलेगी, ACC, दिस इज एरीज कंसेप्ट कैप्सूल। मतलब आपका पूरा चैप्टर जो है, पूरा चैप्टर जो है एक ही कैप्सूल में, मतलब एक ही डोज में आपका लर्न हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे चेक कर लेना, ये भी आपको वहां पे मिल जाएगा। क्या है, कैसा है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वहां पे जाके चेक कर लेना, पता चल जाएगा हाउ इजी इट इज टू रिवाइज, है ना। इतने जल्दी रिवाइज करना, लर्न नहीं बोल रही हूँ, रिवाइज करना। एंड मोमेंट पे जब रिवाइज करोगे चैप्टर्स को, ACC विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ऐसे से मिल जाएगा आपको, नोट्स भी मिल जाएंगे वहां पे। ठीक है, ये दोनों ही चीजें आपको मिल जाएगी ऑन अपनी चैनल, नहीं अपनी टेलीग्राम चैनल पे, एरीज पे। ठीक है, यहाँ पे जाओ, देख लो, आपके नोट्स भी वहां पे दिए हुए हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसे हम कैसे भूल सकते हैं, इसे हम कैसे भूल सकते हैं, है ना। इसे कैसे भूल गए भाई? पूरा चैप्टर समझ में आया नहीं आया, क्या गारंटी? खुद की गारंटी लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ज्यादा नहीं देती हूँ मैं, बहुत कम, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें चैप्टर समझ में आ गया है। क्वेश्चंस बन रहे मतलब चैप्टर समझ में आ गया। थ्योरी नहीं है, MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं। अभी तक तो मान ही गए, समझ ही गए होंगे, पता होगा आपको, है ना। सो ये सारी चीजें बेटा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। ठीक है, इसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप सब कुछ समझ में आ गया। कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली, टेलीग्राम से कांटेक्ट कर लो, इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर लो, कैसे भी कांटेक्ट कर लो। कुछ भी हेल्प चाहिए यू कैन पर्सनली आस्क मी। आई होप द लेक्चर इज क्लियर। बाय बाय एंड keep studying। ठीक है, टाटा।